आपकी आंखें गीली हो रही हैं। अरे मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो कहते थे कि मैं इनको, जैसे नहीं होता है कि लगना हो गमछे देना, तो मैं जो है, मेरे दोस्त कुछ ऐसे थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, तो वो कहे कि जाते थे तो कहते थे कि हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक से पूछ दीजिए कि बड़ियाडी गांव कहाँ पे है, और सुपुर्द घाड़ा हृदयपट्टी विशा आकारिपुर रसूलपुर कहाँ है, पैदाइशपुर कहाँ है, तरकुरावा कहाँ है, धर्मपुर कहाँ है, टाड़ी कहाँ है, जरलावा कहाँ है, तिगरा कहाँ है, नहीं पता है। आप हमसे पूछिए, हम आपको बताते हैं। हमारे यहाँ का इंस्पेक्टर कहता है कि लिख कहता है कि तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य अमृता सिंह राठौर के लेटर पैड पे इस पुल की स्वीकृति दी जाती है। वह पुल की कहानी थोड़ी सी और है उसमें। पुल जब स्वीकृत हो गया, जब पुल बनने आया, सुधाकर सिंह नेता थे, कल्पनाथ राय नेता थे, राजकुमार राय नेता थे, रामसुंदर पांडे नेता थे, वो नेता थे और आज हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले गांव बता देना चाहता हूँ। मेरे वार्ड में परसुपुर, दिघेड़ा, हृदयपट्टी, भिसाह, हकारीपुर, रसूलपुर, इस्पापुर, जलपुरवा, सुल्तानीपुर, कुतुपुर, धनेई, धनेवा, मऊसराय, बनकरी, जवहरापुर, गोठाबाड़ी, कुतुपुर, मोहद्दीपुर, कोठिया, उत्तराई, ढिलई, फरासी, नरहरपुर, चचाईपार, मखमेलपुर, फतेहपुर ताल, चवर, सरया, मेवागिरी, बहती, इतना गांव है मेरे वार्ड का। एक एक मतलब मऊजा की मैं गिना दिया हूँ आपको, इतने गांव हैं मेरे वार्ड नंबर 3। मेरा घर बगल में, मैं कई साल हो गए मैं घर में नहीं गया हूँ, कई साल हो गए मैं घर में नहीं गया हूँ। मेरी माँ है। अभी आपने बोला कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, तो वो आप सबकी बात कर रहे हैं या अपनी व्यक्तिगत? खाद की बोरी रहती थी उसकी, जो है मेरी माँ जो है झोला बनाती थी, और उस झोले को लेकर हम लोग पढ़ने जाते थे पटरी लेकर के। एक बंडल, जैसे बीड़ी पीने के शौकीन है, उन्होंने एक बंडल बीड़ी और माचिस लेके घर आए थे, इतने ईमानदार थे। डिप्लोमा का नाम था दाविरे माहिर। दाविरे माहिर जी, क्या है ये? आपने बताया कि आपके पिताजी चंद्रशेखर जी के साथ हुआ करते थे, अभी वर्तमान में चंद्रशेखर जी के सुपुत्र भाजपा में है, जी। तो केवल चंद्रशेखर जी से लगाव था या फिर उनके पूरे परिवार से? देखिए, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट था वो तो पढ़ता था मेरे ही परिवार में, लेकिन जिसका इंटरेस्ट नहीं था वो वहीं सो जाता था, लालटेन पे गिर जाता तो था। आप किसमें थे? तो मेरा है तब पढ़े, तो हम पैदल चले गए मधुबन, और मधुबन बस जीप स्टैंड पे जीप मिली, और वहां से जीप पकड़ के मैं घोसी गया। घोसी जाने के बाद घोसी फिर मिलती थी वहीं सर्वोदय इंटर कॉलेज के मोड़ पे जीप मिलती थी। फिर उस जीप को पकड़ के मैं आपको अपने जीवन की ये सच्ची एकदम घटना बता रहा हूँ। बहुत रोया भी, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना रोया उसके लिए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाया और फिर वही काम मैंने किया कि मैं चुनाव जीता 1003 वोट से, 3 नंबर वार्ड था, और मेरी गाड़ी का नंबर भी 1003 है, मेरा मोबाइल नंबर भी 1003 है। हम लोग मार भात भी खाए, नमक डाल। और जब गरीबी परीक्षा लेती है ना, तो बड़ा कठिन हो जाता है उस परीक्षा को देना। बज्जू भैया मेरे ऊपर रहते थे, एलबीएस हॉस्टल के ऊपर, बजरंगी सिंह बज्जू भैया ऊपर रहते थे। और उसमें एक इस समय वर्तमान में विधायक है, मालवा के विधायक है हरदोई के, अभिषेक सिंह आशु, वो भी ऊपर रहते थे। तो जब ऊपर से वो आते थे नीचे, तो इतना प्रेम था, उस समय वो महामंत्री चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, इतना प्रेम था हम लोगों का कि जब वो आते थे ऊपर से, तो नीचे 61 नंबर कमरा पड़ता था, तो कहते थे छोटू छोटू, तो मैं निकल के आता था, अरे छोटू ये काम कर दो यार, एक उसमें एक रोटी में सब्जी लपेट के हमको दे दो, हम भी खाते हुए कैंपस चले जाएंगे। प्रेम हम लोग का है। राजपाल भी आए हैं, राणा भी आए हैं, बजरंगी सिंह बज्जू भी आए हैं, बघेल भी आए हैं, अभिषेक सिंह आंसू आजमगढ़ वाले हैं, तमाम शिवभूषण सिंह है, तमाम विश्वविद्यालय के जो लोग हैं, आज भी उनसे वही प्रेम है, वही चीज़ है। अब माधुरी मैम जिस अपार्टमेंट में रहती थी, उस अपार्टमेंट में हम लोग जाके अपार्टमेंट ले लिए। श्रीनाथ जी बिहार अपार्टमेंट है, उसमें माधुरी मैम रहती थी, और माधुरी मैम तब भी हमको कहती थी गॉड ब्लेस यू बेटा। कोई जवाब नहीं, हमारा राजनीतिक गुरु। हमको अगर राजनीति में कोई यहाँ ले आकर स्थापित किया, वो उनका ये नहीं था कि ये राजनीति करेगा, लेकिन कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से आकर के मैं यहाँ स्थापित हो गया मंत्री जी के नाम पे। 12 जून 2013
को आने की बात की है। हाँ, आने के बाद तो उस समय सर आपकी ही सरकार थी। सरकार थी सर, लेकिन के उनके बाबा विधायक थे, उनके नाम से बलिया जिले में बड़ी पहचान थी उस परिवार की। और अमित भैया, जो उनका सम्मान था यूनिवर्सिटी में और जितनी उनकी पहचान थी, उस पहचान को उन्होंने खो दिया। मोहन सेतु जी। जो बरहज से आकर के और हमारे सिसोआ बकरिया के पास उतरता है, आज वो अधूरा है। आज भी धरना करेंगे, अपना बैठेंगे यहाँ पे। तो तक सुजीत का फोन है, माननीय विधायक जी सुधाकर, स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के लड़के, कि आओ यहाँ कार्यालय पर आओ, तो फिर चलते हैं वहाँ पे। तब तक राजेश यादव जिला पंचायत है, वो भी वहीं थे। फिर हम लोग गए वहाँ से, फिर बात उठ करके 3 बिंदु था हम लोगों का। और मैं धन्यवाद करूँगा रामविलास चौहान जी का, कि उन्होंने उस पुल। तो अखिलेश सिंह राठौर जी ने अपना प्रस्ताव रखा है उनके समक्ष कि विधानसभा लड़ना है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात रखी है जी। उन्होंने कहा जाओ। वर्तमान में मऊ जिले में कोई एक बड़ी समस्या जो आप जनप्रतिनिधि होते तो उसको तुरंत करते, सही कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सभी के लिए अखिलेश सिंह राठौर जी का प्यारा संदेश क्या कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार शरण श्रीवास्तव। स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने राष्ट्रीय को के प्रश्नोत्तर के एपिसोड 25 में। और इस बार जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं युवजन सभा के, और इसी के साथ साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं और मऊ जिले के समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता भी हैं, अखिलेश सिंह राठौर जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कार जी। अभी मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में राजनीति से मेरा पहला प्रश्न न होकर के ये है कि बचपन कैसा रहा आपका। देखिए, बचपन हम लोग जो है गांव के बड़े मतलब नजदीक जी। गांव, खेत खलियान, इन सब चीजों के बीच हम लोगों का जो जीवन रहा। और वो जो समय था, जो मैं आपको बताऊं कि समय, जिस समय हम लोग प्राइमरी की पढ़ाई करते थे, प्राइमरी में जाना होता था, वह समय बहुत ही मतलब गरीबी का समय था। स्थितियां ये थी कि अगर बात की जाए तो सही से लोगों के शरीर पे कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता था। और उसके बाद भी जो पढ़ने का, जो लोगों का भाव था, जो टीचर का पढ़ाने का भाव था, वह कुछ अलग ही था। वह अलग तरीका। आज अभी आपने बोला कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, तो वो आप सबकी बात कर रहे हैं या अपनी व्यक्तिगत? मैं अपनी व्यक्तिगत अगर बात करूं तो मैं इसलिए मैं पूरे स्कूल जिस प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता था, उस प्राइमरी विद्यालय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लमसम सारे लड़के लोगों की स्थिति वही थी कि हम लोगों नाड़ा वाला वो रहता था, पट्टे वाला कपड़ा था, उसमें लाइनिंग रहती थी और रस्सी बांध के, और उसको हम लोग पहन के जाते थे। और एक मतलब जो कहे हैं कि कपड़ा सही नहीं रहता था, कि जिस कपड़े को पहन के आदमी का, कि कपड़ा, एक कपड़ा अगर मिल जाता था तो हम लोग सोचते थे कि अरे ये तो बड़ा, हम लोग के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। हम लोग खाद की बोरी रहती थी, उसकी जो है मेरी माँ जो है झोला बनाती थी, और उस झोले को लेकर हम लोग पढ़ने जाते थे, पटरी लेकर के। इतना संघर्षपूर्ण बचपन रहा आपका। फिर अखिलेश सिंह राठौर जी नौकरी को न चुन करके राजनीति को क्यों चुने? देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो हम लोग शुरू से ही हम एक किसान के बेटे हैं जी। और मैं अपने पिताजी के बारे में बताऊं आपको, तो मेरे पिताजी पूरा जीवन युवा तुर्क कहे जाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन मेरे पिताजी का कर्म ही ऐसा था कि आज हम इस जगह पे हैं। मेरे पिताजी चंद्रशेखर जी के मरने के बाद घर आए, तो कहने में मुझको कोई गुरेज नहीं है, मेरे पिताजी एक बंडल, जैसे बीड़ी पीने के शौकीन है, तो उन्होंने एक बंडल बीड़ी और माचिस लेके घर आए थे। इतने ईमानदार थे। आज उन्हीं के ईमानदारी की देन है कि आज हम समाज में अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। और एक लोग जो मेंबर और क्षेत्र पंचायत बनने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। हम लखनऊ विश्वविद्यालय से आकर के
और लोगों के बीच में रह करके अपनी जगह लोगों के दिल में बना करके और जिला पंचायत सदस्य बने। आपने अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का जिक्र किया, तो जी। लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने किस वर्ष जाना हुआ? देखिए 2006 में हम लखनऊ विश्वविद्यालय हम लोग डीसीएसके की पढ़ाई करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में गए और लखनऊ विश्वविद्यालय में जाकर के मैंने एमए की डिग्री हासिल जी। की। ये लखनऊ विश्वविद्यालय में कितने वर्ष रहे आप? हम लखनऊ विश्वविद्यालय में 2006 से लेकर के हम 7-8 साल लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरा रहना हुआ। तो लेकिन पढ़ाई तो 2 ही वर्ष किया होगा आपने हाँ, तब? पढ़ाई हुई लेकिन तमाम डिप्लोमा ऐसे थे जिनको हम लोग छात्र राजनीति करना था, छात्रों के बीच में रहना था, तो एक डिप्लोमा ऐसा जरिया था जिसमें एडमिशन करा करके आप वहाँ की राजनीति में सक्रिय रह सकते थे। तो इसलिए हम लोग डिप्लोमा अब एक एक हमारा डिप्लोमा ऐसा था जिस डिप्लोमा में एडमिशन हम लोग कराते थे, उस डिप्लोमा का नाम था दाविर माहिर। दाब आप जी, दाविर माहिर जी, क्या है ये? एक उर्दू का डिप्लोमा है। जी। उर्दू में तो उसको एक केवल बस राजनीतिक वे में जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता था वह उसमें एडमिशन लेकर के और हॉस्टल में रह करके वहाँ की राजनीति में अपनी जो एंट्री है उसको बनाए रखता था। तो छात्र राजनीति आपका किस संगठन से शुरू हुआ? देखिए हम समाजवादी पार्टी छात्र सभा से और छात्र सभा का मैं इसके पहले भी प्रदेश सचिव रहा और इस समय वर्तमान में युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जी। सर, आपने बताया कि आपके पिताजी चंद्रशेखर जी के साथ हुआ करते थे। जी। अभी वर्तमान में चंद्रशेखर जी के सुपुत्र भाजपा में हैं। जी। तो केवल चंद्रशेखर जी से लगाव था या फिर उनके पूरे परिवार से? देखिए चंद्रशेखर जी समाजवादी विचारधारा के ये थे। तो मुझे पता है। समाजवादी विचारधारा के थे और मेरे पिताजी भी समाजवादी विचारधारा के। जी, तो मैं अपने पिताजी को जब भी देखता था तो मुझको यही लगता था कि मैं अगर किसी पार्टी में जाऊंगा तो जब पिताजी आते थे तो नेताजी की बात करते थे, मुलायम सिंह यादव की, कि नेताजी आए थे चंद्रशेखर जी के यहाँ, हमसे भी मिलना हुआ, हमसे भी बात हुई, तो तमाम नेताजी के बारे में चर्चा करते थे पिताजी। तो हमको ये लगता था कि हम हमारे लिए जैसे हम जो हमारी विचारधारा है और जिस विचारधारा को लेकर के हम लोग चलना चाहते हैं, सर्व समाज को लेकर चलना चाहते हैं, तो वो विचारधारा समाजवादी विचारधारा है जो ये पूरे समाज को एक साथ लेके चल सकती है, वो समाजवादी है। आपने बताया कि 2005 के हम्म, दरमियान आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 2006 के बाद वहाँ छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ नहीं हुआ। और आप लोगों ने इसीलिए वहाँ एडमिशन लिया प्राय हाँ। कि छात्र संघ के चुनाव को लड़ा जी, जाएगा। हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। हम जी। लोग छात्र संघ के लिए वहाँ से तमाम धरने, तमाम मतलब वहाँ पीएससी लगती थी, हम लोग धरना करते थे। लेकिन जो सरकार जो थी एकदम सुनने को तैयार नहीं थी। 5 साल सर आपकी भी तो सरकार रही, 2012 से 17, उस बीच भी लखनऊ नहीं, विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुआ। देखिए उसमें एक वो आया था, मुझको याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक नियम आ गया था। जी। जो नियम लागू कर दिया गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट से शायद नियम लागू हुआ था। उसमें दो कमेटी। लिंग दो की कमेटी, तो उसके अंतर्गत बहुत छात्र ऐसे थे जो आ नहीं रहे थे। जी। तब भी हम लोग उसके लिए भी बहुत संघर्ष किए। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार कह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही छात्र नेता विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से निकल करके और राजनीति में प्रवेश किए हैं। न ये भाजपा सरकार छात्र नेताओं को पसंद कभी नहीं किया, न छात्र नेता बनाना चाहती है, क्योंकि छात्र नेता जब होते हैं तो वो क्रांतिकारी होते हैं। और जब छात्र नेता रहेगा तो जो इनकी विचारधारा है वह कहीं न कहीं इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है। छात्र राजनीति जो छात्र राजनीति करके बच्चा आएगा, जो नौजवान साथी आएगा, वो समाजवादी विचारधारा का होगा। अभी आपने बताया कि लिंग 2 कमेटी के कारण जी। चुनाव नहीं हुआ, जी। आपकी सरकार में भी। जी। तो इस वक्त वर्तमान में क्यों सारे आरोप भाजपा पर लगते हैं कि छात्र संघ का चुनाव भाजपा नहीं करा रही है? वो जो लिंग दो कमेटी आई थी जी। उसमें मामला कोर्ट में लंबित था। जी। नेताजी से हम लोगों ने कई बार मिला। नेताजी नेताजी ने कहा कि चुनाव तो हम कराना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट में लंबित होने के नाते जो कोर्ट का मामला होता है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कोई नहीं होता है। तो इस वजह से चुनाव नहीं हो पाया। सरकार तो हमारी चाहती थी कि चुनाव हो जाए और चुनाव कराई भी। जब जब हमारी सरकार रही है छात्र संघ में चुनाव हुए हैं जी। और नेताजी जब जब मुख्यमंत्री थे आप देखे होंगे हमेशा चुनाव हुए और कोर्ट में न होता मामला तो चुनाव होता वहां पे। आपने ये भी कहा कि भाजपा सरकार छात्र नेताओं की विरोधी है, जी। परंतु आप लोग ही कहते हैं कि भाजपा की अनुषांगिक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी।
वो दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ती है और जी जीतती है। जी पंजाब विश्वविद्यालय में लड़ती है, उधर पटना विश्वविद्यालय में लड़ती है। जी। तो आप जब कह रहे हैं ये छात्र विरोधी है, छात्र नेताओं की विरोधी है, तो आखिर कैसे वहाँ उनको समर्थन दे रहा है? देखिए अब मेरा जहाँ तक मानना है, जी, मैं जिस एक हम लोगों का भी सीमा है, जो सीमा के अंतर्गत हम लोगों ने जो देखा है जी, लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति को, चाहे यहाँ के डिग्री कॉलेजों की राजनीति को, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि भाजपा सरकार में छात्र संघ की राजनीति को तार तार करने का हमेशा कभी मौका भाजपा ने चूका नहीं है। भाजपा जब छात्र संघ की बात आती है तो चुनाव को बैन लगाने का काम करती है। जो आपने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय, तो वहाँ की परिस्थिति क्या है उसके बारे में मुझको जो है बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ की परिस्थिति की बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अब हो सकता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं कुछ अलग हो, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छात्र नेताओं को कभी जो है भाजपा सरकार बढ़ने नहीं देना चाहती है। आपकी मांग क्या है? छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? हाँ, छात्र संघ चुनाव होगा तो जो नेता छात्र संघ से निकल के आएगा वह लोगों की, समाज की बात को मजबूती से रखने का काम करता है, समाज में चलने का काम करता है। इसलिए छात्र संघ का चुनाव होना एकदम जरूरी है। छात्र संघ का चुनाव तो हुआ नहीं, परंतु आप जिला पंचायत के सदस्य रहे। जी। किस सन में आपने ये चुनाव जीता? 2014 में, जी, 2014 में ये आपके जीवन जो का पहला चुनाव था? जी पहला चुनाव था। और मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना जी, चाहता हूँ कि जब मेरा बचपन रहा, जब मैं बचपन में था तो मैं दौड़ में, जो दौड़ होती है, जो आर्मी की दौड़ जी, होती है, बच्चे दौड़ते, तो इस सामने फील्ड है हमारी, तो हम लोग दौड़ते थे। तो हमको याद है, मैं बचपन की बातें थोड़ी सी छूट गई तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जी, बताना चाहता हूँ कि हम लोग वो वह समय था कि सुबह 3 बजे उठना होता था। सुबह लालटेन के सामने हम लोग पढ़ते थे, लालटेन जलती थी और पिताजी डंडे मार के जगा देते थे, और जगाने के बाद लालटेन के पास बुक लेके बैठ जाते थे। जिसको पढ़ना, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट था वो तो पढ़ता था मेरे ही परिवार में, लेकिन जिसका इंटरेस्ट नहीं था वो वहीं सो जाता था, लालटेन पे गिर जाता तो था। आप किसमें थे? तो मैं मेरा है तब पढ़ने में मतलब ये नहीं था कि बहुत तेज था, लेकिन मैं मीडियम में जी, मैं था। लेकिन मेरा ज्यादा लगाव जो था, आपको सही बताऊं तो घर के काम, खेती और किसानी और भैंस खिलाने में जी, मेरा बड़ा बड़ा मन लगता था। जी, और मैं आपको बताऊं कि भैंस को 4 बजे मैं दूध दूह करके अपने हाथ से दूध दूहता था, और दूध दूह करके और एक इतनी बड़ी गिलास रखता था मैं, और मैं कच्चा दूध पीता था। उस गिलास में पूरी आधे लीटर का 1 लीटर दूध आता था, और उसको कच्चा दूह करके कच्चे में पी जाता था। जी, और पी करके उस समय वही जो पैंट, जो टी शर्ट बंडी रहती थी उसी को पहन के यहाँ से पैदल मैं फील्ड पे जाता था। और मैं आपको बता दूं, 200 बच्चे दौड़ते थे, लेकिन मैं, लंबाई मेरी छोटी है लेकिन कोई मुझको पकड़ नहीं पाता था। 1600 लोग, 1600 मीटर की दौड़ में कि कोई बहुत बड़ा रेसर हो, लेकिन पकड़ नहीं हमको पाते थे लोग। तो हम लोग शुरू से पारिवारिक ऐसा रहा कि संघर्ष, मेहनत करना था, और मेहनत करके, मेहनत करने, एक 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 छोटा सा मैं आपको अपना बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो गरीबी की अगर बात की जाए जी, तो मैं, स्थितियां ऐसी थी कि आप शायद आपने सुना होगा कि नहीं, बिनिया, नहीं, बिनिया नहीं सुने हैं? नहीं, बिनिया जो है, गेहूं जो कट जाता है तो जी, गेहूं जो उसमें गिर जाता है, एक एक बाल गिर जाती है गेहूं की, तो उसको बीनते हैं, तो उसको बिनिया कहते हैं। जी, परिस्थितियां ऐसी थी कि गेहूं के उस बाल को मैं बीनता था। अभी जब कार्तिक में गेहूं की कटाई हो जाएगी तो धूप बहुत तेज होती है, जी, और धूप इतनी तेज रहती थी कि उस धूप में ये नहीं समझ में आता था कि धूप लग रही है, लेकिन गेहूं बीनता था मैं एक बार की घटना आपको बता रहा हूँ कि मैं गेहूं की बिनिया, मतलब भोजपुरी में बिनिया कहते हैं, जब बिनिया मैं किया तो बिनिया करने के बाद मैं लाया, और उसको मैं अपने डंडे से पीट करके और उसका गेहूं उसमें से निकाल करके, और मैं जब गेहूं बेचा था तो उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, ये घटना है, हमको लगता है कि मैं कक्षा 8 9 में पढ़ता था। जी, तो 100
120 रुपए का मैंने गेहूं बेचा था। तो 4-5 दिन की मैं गेहूं की वो किया था। और जब मैं बेचा तो बेचने के बाद मेरा जैसे शुरू से ही था कि कहाँ से पैसा आए, कुछ काम किया जी। जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे अर्निंग हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो। मजबूत हो। अब मुझको जाना होता था, मैं ये काम क्यों किया, मुझको जाना होता था यहाँ से पैदल 5 किलोमीटर पढ़ने। यहाँ कन्हैया इंटर कॉलेज भिंड बलिया में है, यही जी। इब्राहिम पट्टी के बगल में, तो मुझको पैदल जाना पड़ता था। तो सारे मेरे जानने वाले साइकिल से आते थे, लेकिन मेरे पास मेरे पिताजी की वो व्यवस्था नहीं थी कि हम साइकिल खरीद लें। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा कि चलो कुछ करते हैं। मैंने क्या किया कि बिनिया किया, बिनिया करके गेहूं को वो करके साफ करके और गेहूं को एक बोरे में ले गए, उसको बेचा। गेहूं हमको लगता है 125 या 30 रुपए का मैंने बेचा था। तो मेरे बुआ का घर है कंजरा आजमगढ़ में, जी। अजमतगढ़ के पास। तो मैं पहले क्या होता था कि यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता था मधुबन, नहीं तो एक्का से जाना पड़ता था। एक्का में इसका मतलब वो वो बैलगाड़ी। घोड़ा वाला, हाँ। एक एक गद्दा खच्चर रहता जी। था, उस पे सब लोग बैठते थे, जाता था। तो एक्का से जाना पड़ता, तो हम पैदल चले गए मधुबन। और मधुबन जीप स्टैंड पे जीप मिली, और वहां से जीप पकड़ के मैं घोसी गया। घोसी घोसी जाने के बाद घोसी फिर मिलती थी वहीं सर्वोदय इंटर कॉलेज के मोड़ पे जीप मिलती थी। जी। फिर उस जीप को पकड़ के मैं अपने बुआ के यहाँ गया। जब वहां मैं पहुंचा तो मैं आपको अब सोचिए मैं क्या करने गया था। मेरी उम्र भी नहीं थी उतनी, उतनी सोच भी नहीं थी। लेकिन आप खुद सोचिए कि मैं उस पैसे को लेके कहाँ गया, क्यों गया था। मैं उस पैसे को लेकर के गया, और बुआ के यहाँ से एक मुर्गी मैंने खरीदा। जी। मैं आपको अपने जीवन की ये सच्ची एकदम जी सर। घटना बता रहा हूँ। मैं एक मुर्गी खरीदा, और मुर्गी खरीदने के बाद मैं फिर वैसे ही एक झोले में उस मुर्गी को लेके उसको एक उसके झोले में थोड़ी सी जगह कर दी कि मुर्गी उसकी बाहर निकल जाए। और जब उसका बाहर निकल तो मैं उसको जीप में बैठ के लेके मैं गांव आया। ये मुर्गी तो आप अपने गांव से भी खरीद लिए होते। वो खरीद सकता था मैं, लेकिन मुझको ये था कि बुआ के यहाँ जाऊंगा जी। तो बुआ के यहाँ से मुर्गी जो है सस्ती मिल जाएगी, जी। क्योंकि वो बगल में वहां थे लोग। यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं था कि जहां से हमको, अब मुझको अनुमान नहीं था कितने में मिलेगा, तो ये भी था कि कुछ कम होगा तो बुआ के यहाँ से मांग लूंगा पैसा। जी। ये तो मैं उसको लेके आया, ले आके फिर वो उसको मैं हाथ से अपने चावल खिलाता था, उसको घुमाता था, मतलब उसकी देख रेख में परमानेंट बना रहता था। लेकिन एक दिन संजोग हुआ, गांव में जो है बम बिलारा कहते हैं, बिलार को जी। बड़ा जो होता है, जी। वो जो है उसको लेके भाग गई। वो लेके मर भाग। गई। लेकिन अब वो कहना ठीक नहीं, लेकिन उस जो है लेके जो भगे उनको मैंने दौड़ा दौड़ा के मारा। बम बिलारा चढ़ गए, वो घर में जो होता है नहीं लगा रहता है, उसको बड़ेरा कहते हैं, उसके जी। अंदर घुस गए, उनको बहुत मारा मैं। लेकिन फिर उसके बाद मैं बहुत रोया भी, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना रोया उसके लिए कि अब मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाया, और फिर वही काम मैंने किया, फिर बिनिया किया। और बिनिया करने के बाद फिर मैंने पैसे का अरेंज किया, और यहाँ मोहम्मदपुर है मेरे मामा के गांव के बगल में, खूटा बोरवा के बगल, मेरा ननिहाल खूटा बोरवा है, तो वही बगल में है। तो मैं खूटा बोरवा गया, और वहां से एक मुसलमान थे, उनके यहाँ से एक मुर्गी मैं लाया। मुर्गी वो 90 रुपए की हमको दी उस जमाने। जी। 90 रुपए की मुर्गी लाया, और मुर्गी ले आने के बाद जो है उसको मैंने खूब अच्छे से सेवा करना शुरू किया। और वो मुर्गी जो थी 22 अंडे दी। 22। 22, और 22 अंडों को जो है हमने उसको जो है मुर्गी ने से करके, और उसमें से 18 बच्चे जो हैं चूजे निकले। 18 चूजे, और चूजे उस दिन निकले जिस दिन मेरे मामा बाढ़ विभाग में इंजीनियर थे बलिया में। तो ददरी का मेला लगता है, तो मेरी जी। मम्मी ददरी के मेले में जाती थी हर साल, मामा बुलाते थे। तो यही 6 बजे बस मिलती थी, सुबह 5 बजे, इब्राहिम पट्टी में। तो मैं जूता था मैंने पहना था, हाफ पैंट था पहना, एक शर्ट पहना था, बड़े शौक से मतलब खरीदा गया था। तो एक लाल कुर्ता था, नीचे काला पैंट था, जूता था वो कपड़ा वाला, तो पहना था। और ये था कि मामा के यहाँ जाऊंगा। तब तक मैं जब गया, मैं अपने उसमें देखा कि मुर्गी को देख लूं क्या स्थिति जी। है। जब मैं गया देख रहा हूँ कि उसमें बच्चे चे चे कर रहे हैं, बस मैं तुरंत कपड़ा वपड़ा उतार के सब फेंक दिया, जूता उता सब फेंक दिया। मैं कहा अब जाऊंगा ही नहीं मैं, अब मम्मी हम ना जाए। मम्मी कह रहे चलो हो जाए, लेकिन हम कहा, नहीं हम जा ही नहीं सकते हैं।
18 मुर्गी के बच्चे हुए, जिसमें से 8 मुर्गी और 10 मुर्गे। जी समय बीतता गया, मैं पूरी बताऊंगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा। जी सर। उसमें समय बीतता गया, मुझको लेना था साइकिल, बड़ा शौक था। एक लोग की बात हमको खटक गई थी, एक लोग से मेरे पिताजी कहे कि साइकिल मिल जाता बेटे को, तो बड़ा उल्टा जवाब मिला था। वो बातें कहने वाली नहीं जी है। जी तो जब जवाब मिला तो मैं उसी दिन संकल्प लिया कि मैं साइकिल खुद खरीदूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं आपको कि मैं उस दिन मैं एक साथ 20 मुर्गों को मैंने बेचा। एक मुर्गे का उस समय का रेट 300 रुपया था। जी 6,000 रुपया का मैंने मुर्गा बेचा, और साइकिल उस समय 3500 3700 की मिलती थी। मैं किरेड़ापुर यहाँ से गया, और किरेड़ापुर से मैंने ट्रेन पकड़ा, और ट्रेन पकड़ के मैं बेलथरा रोड गया, और बेलथरा रोड से मैंने हरकुलिस साइकिल नीली कलर की खरीदा, और खरीद करके मैं लाया। और मम्मी से मैंने कहा कि धार ले आओ मम्मी, ले आओ थोड़ा पूजा हो जाए। पूजा हो तो जाए। धार मम्मी लाई, साइकिल को पूजा हुआ। तो वो मेहनत और लगन की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर संघर्ष करे आदमी तो कहीं से अपनी मंजिल को पा सकता है। मुझको साइकिल चाहिए थी, साइकिल मिली। उसी उसी उन्हीं मुर्गा मुर्गी की वजह से मैंने मोटरसाइकिल भी खरीदा। तो आप, ये मेरे जीवन का एक बहुत अहम पल था। जी अभी मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भैया ने बताया कि ये भिंड बलिया से पढ़े हुए हैं। क्योंकि मैं ये भी बताया परिचय के क्रम में कि भैया मऊ जिले से राजनीति करते हैं, तो भिंड बलिया आप लोग सोच सकते हैं कि बलिया में क्यों ये पढ़े, वो भी शुरुआती दौर में। तो चूंकि इनका घर बलिया के और मऊ के बॉर्डर पर है, जी, एकदम बॉर्डर पे। जी इसलिए इनका विद्यालय बलिया जिले में पड़ता था। मेरा अब भी सवाल वही है भैया कि आप पहला चुनाव जीते, किस वार्ड से जीते और कितने मतों से जीते? देखिए, ये जो जिला पंचायत क्षेत्र मेरा था केशवपुर सुल्तानीपुर, वार्ड नंबर 3, और मैं 1003 वोटों से मैं चुनाव जीता था। जी 1003 वोट से मैं चुनाव जीता। मेरी एक बड़ी, इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट। जी वो हमारी पार्टी ने फ्री कर दिया था कि जिसको लड़ना है, जो जीतेगा वो हमारा है। जी हमारा एक बड़ा वो रहा कि मैं चुनाव जीता 1003 वोट से। 3 नंबर वार्ड था, और मेरी गाड़ी का नंबर भी 1003 है, मेरा मोबाइल नंबर भी 1003 है। तो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा रहा। जी मैं, जी, मेरा ये भी प्रश्न है कि आपने बताया एक साइकिल लेने के लिए आपने इतना कुछ किया, जी, ऐसे में इतना बड़ा संकल्प लिया और साइकिल लेकर ही माना। जी। ऐसे में आज जब अखिलेश सिंह राठौर स्कॉर्पियो से चलते हैं, तो उस दौर को और इस दौर को देखते हैं तो क्या कुछ देखिए, है? मैं, मेरे साथ चाहे वो घटना कहिए, चाहे जो भी चीजें कहिए, ये मेरे मेरे जीवन में हमेशा परीक्षा रही है। मैं जब यहाँ से, मैं, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मेरे बड़े भाई की शादी हुई। जी वो दिल्ली में रहते हैं, उनकी शादी बिहार हुई। और शादी होने के बाद जो है, जितने मुर्गा मुर्गी और ये जो चीजें हैं वो सारे को उसी समय, मतलब उनको हटा दिया जी गया। जी हटाने के बाद जो है, कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि फिर जहां था वहीं मैं चला गया। जी क्योंकि जब तक आपके पास अर्थ नहीं है, जब तक आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप दूसरे के भरोसे कुछ नहीं कर सकते। आपको मांगना जी पड़ेगा ना। बिल्कुल। आपको हर समय हर छोटे काम के लिए मांगना पड़ेगा। तो मेरे मेरे परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था, मेरे मतलब व्यक्तिगत, मैं अपने बाप, अपने भाई, अपने पिता, अपने भाई, अपने माँ की बात करूं, तो हमारे परिवार में कोई अठन्नी कमाने वाला नहीं था। और परिस्थिति फिर जस की तस हो गई। जी कुछ गांव में इस तरह का विवाद हुआ कि, उस विवाद का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, गोल गुलैती वाला मामला हो गया, और बहुत स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। और गरीबी का वो आलम तभी भी रहा कि हम लोग मार भात भी खाएं, नमक डाल के। जी और जब गरीबी परीक्षा लेती है ना, तो बड़ा कठिन हो जाता है उस परीक्षा को देना।
अगर आज स्कॉर्पियो से चलते हैं तो उस दौर तो को वही मैं आपको घटनाक्रम मैंने कहा ना कि परीक्षा पे परीक्षा होती रही। फिर मैं यहाँ से जब स्थिति फिर सामान्य नहीं रही, कोई कमाने वाला नहीं रहा, तो मैं एक रास्ता चुना। मेरे पिताजी का मन था कि कुछ कर लेता, नौकरी कर लेता। मेरे पिताजी हमेशा, अब मैं एक चीज बता दूं, मेरे पिताजी हमेशा जो है अपने ही बच्चे को मारते थे। अगर गलती भी नहीं रहती तो हम ही लोग मार खाते थे। जी मेरे पिताजी, मैं जब स्कूल से आता था तो स्कूल छूटता था 3 बजे, और जब भी स्कूल से आता था तो मेरे पिताजी दरवाजे पे झाड़ू लगाते थे, खरवार से झाड़ते रहते थे। और उधर से अगर कोई आवाज आ गई तो मैं उसको मुझको वही मारना शुरू कर देते थे कि ये मर ले वही क्योंकि जी क्योंकि थोड़ा सा मैं झगड़ालू प्रवृत्ति का था। तो इस वजह से मुझको पिताजी तुरंत मारना, ये नहीं पूछते थे कि गलती किसकी है, नहीं, वो अपने बच्चों पे मतलब ये था कि इनके हम मारेंगे। मारक तो ये ठीक रहेगा, नहीं तो जी डरा रहेगा, नहीं तो झगड़ा करेगा। तो ये हमेशा रहा। तो उसके बाद पिताजी का हमेशा रहा कुछ पढ़ लो कुछ पढ़ लो। मेरे पिताजी एक आध जगह अपने संबंधों में जो पढ़ाने वाले लोग थे, हरिशंकर सिंह थे, इब्राहिम पट्टी नहीं रहे, उनके हम उसको कोचिंग में भेजते थे। लेकिन उनको कोचिंग में पढ़ने का मन, क्योंकि देखिए जब पढ़ने का तब मन करता है जब व्यवस्थाएं सही रहती सही हैं, है। जब लगता है कि आगे कभी हम अगर पढ़ेंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा हमारा, पढ़ लेंगे। तो मुझको लगता नहीं था कि आगे का पिताजी फिर किसी से कहेंगे कि ए भैया ये चाचा तनी हमके दे दो तब हमारे लिए पढ़ेगा। जी तो इस वजह से मुझको अच्छा नहीं लगता था। मैं आईटीआई का पेपर देना था, मुझको पिताजी लेके चल, पिताजी कहे कि तू आईटीआई कर लो। हम आईटीआई करने के लिए, परीक्षा थी इलाहाबाद हमारी आईटीआई की, मैं इलाहाबाद चला गया। जब मैं इलाहाबाद गया तो परीक्षा में मैं फेल हो, ये लखनऊ विश्वविद्यालय जाने से पूर्व की घटना पूर्व है। पूर्व पूर्व पहले जी पहले जी लखनऊ विश्वविद्यालय तो वहीं से मेरा जाने का हुआ। जी मैं बीए करने के बाद आईटीआई होता है कि टेक्निकल जी डिग्री जी हो जाए, होता तो है। पिताजी ने कहा टेक्निकल डिग्री तुम कर लो, कुछ कहीं नौकरी कर लोगे। तो जब मैं इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद जाने के बाद मैं जब फेल हो गया तो मेरे एक मित्र, दो मित्र हैं, पूर्व विधायक, आपने बब्बन सिंह का नाम सुना होगा, बलिया, जी चंद्रशेखर जी के गुरु रहा कर, लोग कहते हैं, हमको पूरा नहीं नाले लेकिन गुरु थे चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी बहुत उनको मानते थे। उनके बेट भतीजे भाई के लड़के इंद्रसेन सिंह बम्मड़ है, उनके दो लड़के चंदन और कुंदन हमारे बड़े प्रिय मित्र थे। जी जब मैं डीसीएसके में पढ़ता था तो मेरे साथ वो कन्हैया इंटर कॉलेज में मेरे साथ पढ़े थे वो दोनों। तो वो जीआईसी में एडमिशन उनका हुआ था लखनऊ, वहाँ इलाहाबाद। तो मैं उनके कमरे पे गया और वो लोग मुझको पेपर ऊपर दिलाए। लेकिन मेरे पास, मैं यहाँ से, मैं गया तो था लेकिन बस इतने बस मेरे पास था कि मैं ट्रेन का टिकट कटा लूं और मैं इलाहाबाद यहाँ पहुंच तक जाऊं। पहुंच। तो इलाहाबाद पहुंचा तो मुझको इतना विश्वास था कि मेरे दोस्त है, चलूंगा तो वहाँ खाना पीना मिल जाएगा। फिर जब मैं फेल हो गया तो मुझको डर सताने लगा कि मेरे पिताजी जाऊंगा तो बड़ी मार मारेंगे। और एक सत्यता है कि आज के परिवेश में और पहले के परिवेश में बड़ा अंतर है। बाप का जो सम्मान था आज वो सम्मान नहीं है। जो बाप मारता भी था तो बेटा कभी हाथ नहीं उठाता था ऐसे, लेकिन आज तो बोल दोगे तो हाथ उठा देते हैं। तो हम लोग तो बहुत मार खाए लेकिन मार में प्रेम था। जी उस मार, उस पीटने में प्रेम था। वो आपके लिए मारते थे। जब वहां मैं फेल हो गया तो मुझसे कहा, मैं कहा कि यार चंदन मैं जाऊंगा नहीं, मुझको पापा मारेंगे। तो कहा कि तो क्या करोगे? हम कहा यार कोई उपाय बनाओ। तो कहा कि एक काम करो, हमारे रविंदर चा के लड़के रहते हैं पुपुल भैया, वहाँ लखनऊ, तुम वहीं चले जाओ। तो उसने हमको उस समय 200 रुपया दिया जी और वह 200 रुपया लेकर के मैं चला गया, बिना फोन के बिना दूरभाष के मैं लखनऊ पहुंच गया। मैं चार बाग से उतरा और चार बाग से पैदल, मुझको बताया था कि आईटी चौराहे जाना है, मैं आईटी चौराहे चला गया। तो नाम उनका इतना अच्छा था, अमित सिंह पुपुल नाम था, कि लोग जानते थे चौराहे पे, क्योंकि आईटी चौराहा जो है पूर्वांचल का हब है। जी जितने यूनिवर्सिटी के लड़के वहीं आईटी चौराहे पे बैठते थे जब छात्र संघ चलता था, जब लोग छात्र राजनीति करते थे। तो मैं पूछा कि अमित भैया के यहाँ जाना है हमको। तो वहीं बिरजू चाय वाला है, बिरजू कहा कि अमित भैया क्या जाना है, पुपुल भैया क्या? हम कहा, हाँ। तो कहा कि रुका, हम फोन अभी कर रहा हूँ। उनके पास उस समय फोन था। जी उनको मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन से बात करा कि देखिए एक लड़का है आपसे। हाँ, हाँ, बता दिए, बात हुई।
बेसिक से फोन से बात हुई थी चंदन से कि अखिलेश जा रहा है, थोड़ा भैया देख लीजिएगा कुछ इसको रहने की व्यवस्था। तो भैया आए, फिर मुझको लेके गए। परिस्थिति संस्कार जी ऐसा ऐसी थी वहां पे, एक इससे छोटा कमरा था। जी अब ये मान लीजिए उस दीवार से उस दरवाजा छोड़ दीजिए, इतने में था, इससे ही पतला था यहाँ तक। उसमें चंदमणि सिंह थे देवरिया के, और पुपुल भैया और मैं, तीन लोग उसी कमरे में रहते थे। और मुझको अपने मेहनत पे विश्वास था जी कि मैं इतना मेहनती जरूर हूं कि अगर मुझको कोई भी काम दे देंगे तो मैं कर डालूंगा। मैं अपने आप को बहुत वो समझता था। अब मैं भैया क्या रहने लगा। भैया के यहाँ रहते रहते मेरा काम था, भैया जब तक सोते नहीं थे तब तक उनका पैर दबाना, वो जब सो जाते थे तब मैं सोता था। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास मेरी माँ का खादी के बोरे का सिला हुआ झोला था, झोला। वही वही झोला था। और उसमें एक आईटीआई की किताब थी परीक्षा वाली, और प्राइमरी स्कूल का टेलीकाट वाला सफेद, जो इंटर में जाते हैं तो एक सफेद पहले ड्रेस रहा करता था, जी सफेद कुर्ता टेलीकाट का और नीला पैंट, और लाखानी चप्पल मेरे पास था। मैं वही पहन के मैं चला गया था, इतने मेरे पास था जी और कुछ नहीं था मेरे पास। वही 200 रुपए में जो बचे थे वो पैसे मेरे पास थे। मैं कहा कि अब फिर मैं रहने लगा, उनकी सेवा करता था, उसी कपड़े को धुल देता था, और धुल के और रात में जो है बिस्तर नीचे डाल देता था, फ्रेश हो जाता था। जीवन अपना चल रहा था वहाँ। और उसके बाद जब मैं खाना बनाना खिलाना ये सब चीजें, मेरा जो था नियम तय था कि जी सारे भाइयों को, जो बज्जू भैया की जो बात जी कर जी रहे हैं आप, बज्जू भैया मेरे ऊपर रहते थे, एलबीएस हॉस्टल के ऊपर। बजरंगी सिंह बज्जू। बजरंगी सिंह बज्जू भैया ऊपर रहते थे। और उसमें एक इस समय वर्तमान में विधायक है, मालवा के विधायक है हरदोई के, अभिषेक सिंह आशु, जी वो भी ऊपर रहते थे। तो जब ऊपर से वो आते थे नीचे, तो इतना प्रेम था। उस समय वो महामंत्री चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इतना प्रेम था हम लोगों का कि जब वो आते थे ऊपर से तो नीचे 61 नंबर कमरा पड़ता था, तो कहते थे छोटू छोटू, तो मैं निकल के आता था, अरे छोटू ये काम कर दो यार, एक उसमें एक रोटी में सब्जी लपेट के हमको दे दो, हम भी खाते हुए कैंपस चले जाएंगे। तो वह स्थिति ऐसी थी कि लोग, प्रेम इतना था कि रोटी नहीं थी, वो प्रेम था एक दूसरे को मानना। आज वो 2 बार की विधायक है, दूसरी बार विधायक है। भाजपा से जी भाजपा से। उनसे मिलना होता है। हाँ मिलना होता है, अभी उतनी दूर खड़ा रहता हूँ तब भी ए अखिलेश चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो आज भी वही प्रेम हम लोग का है। राजपाल भी आए हैं, राणा भी आए हैं, बजरंगी सिंह बज्जू भी आए हैं, बघेल भी आए हैं, अभिषेक सिंह आंसू आजमगढ़ वाले हैं, जी तमाम भी शिवभूषण सिंह है, तमाम विश्वविद्यालय के जो लोग हैं आज भी उनसे वही प्रेम है, वही चीज है। और वो यूनिवर्सिटी का संस्कार है कि आज भी हम लोग यहाँ अपने संस्कारों से ही जाने जाते हैं इस जनपद में, क्षेत्र में भी। क्योंकि विश्वविद्यालय की राजनीति में जो संघर्ष में जो आपको संस्कार मिलता है, शायद परिवार में भी कम मिले। वहाँ सीनियर जूनियर का बड़ा सम्मान जी सर। होता है। अगर सीनियर खड़ा है तो चेहरा नहीं देखते थे हम लोग, पैर देखते थे, इतना सम्मान रहता था। अगर सीनियर खड़ा होकर कहीं रेस्टोरेंट पे खा रहा है तो जूनियर जाते थे तो सीनियर कहता तो जो जो खाना है खा लो, लेकिन वहाँ एक पैसा आपको देना नहीं। ये स्कॉर्पियो वाली बात अब भी रहेगी। देखिए, अब स्कॉर्पियो की बात जब आपने, तो स्कॉर्पियो की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है हम, मेरे अमित भैया क्या किए कि मेरा एडमिशन करा दिए जी एन एन आई टी, जी जी एन आई टी, नीट सुने हो, एन आई आई टी, 90। हाँ एन आई टी, एन आई टी में एडमिशन करा दिए। एडमिशन कराने के बाद जो है, जब उन्होंने एडमिशन मेरा कराया तो उस समय उस एनआईटी की फीस 1,20,000 रुपए थी। उस समय उस समय 2006 की बात बता रहा हूँ, 1,20,000 बीस फीस हजार थी। और जब 1,20,000 फीस हो तो 500 के रजिस्ट्रेशन में आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। और यूनिवर्सिटी नजदीक थी, छात्र संघ का जमाना चल रहा था। अमित भैया ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना कहे कि जाओ पढ़ो, हम
अपने हॉस्टल से निकलते थे और पैदल चले जाते थे, 2 किलोमीटर था, जाके अपना। लेकिन सही आपको बताऊं तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, मेरा बस पैसे में मन लगता था कि कहाँ से 2 रुपए आए, क्योंकि घर पे माँ बाप हैं, परिवार है, सारी व्यवस्था देखनी है, मेरे माँ बाप भी उम्मीद लगाए, क्योंकि और मैं आपको बताऊं कि मेरे माँ बाप को भी पता नहीं था कि मैं कहाँ चला गया। बात नहीं होती थी। नहीं, फोन का जमाना नहीं था, बेसिक फोन था। जी। तो परिस्थिति ऐसी थी कि फोन करने में भी डर लगता था कि पापा जानिए तो यूं है तो फिर हम चल जाएंगे वहां से, तो मैं फोन नहीं करता था, क्योंकि पिताजी आएंगे तो लेके चले जाएंगे। चले जाएंगे। सर स्कॉर्पियो वाली बात। अब स्कॉर्पियो पे आइए आप। तो उसके बाद मैं जब एनआईटी में पढ़ता था, तो इसमें बीच में इसलिए मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो वहां मैं, माधुरी शर्मा मेरी डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा कि फीस जमा कराओ 10,000 रुपये, इंस्टॉलमेंट थी। मैं गया, अमित भैया से बोला कि ये फीस का रही, तो अमित भैया गए तो अपना गुस्सा उस्सा हुए उस पे। फिर कुछ दिन, 2-4 दिन पढ़ने दी, फिर फीस मांगने लगी। तो संघर्षों की बात पे हमेशा इसलिए मैं आ जाता हूँ कि फिर मेरे जो प्रभु की व्यवस्था है, मैं मंगलवार व्रत रहता था जी। बजरंग बली का, वहीं हनुमान सेतु था, हनुमान सेतु पे जाना होता था, 10 रुपए में 4 लड्डू मिलते थे, हम लोग दर्शन करते थे। उसके बाद जब माधुरी शर्मा ने कहा कि तुम जो है, तुमको निकाला जाएगा, तुमको हम रख नहीं पाएंगे, चाहे तुम लोग यूनिवर्सिटी के हो चाहे जाओ, जैसे यूनिवर्सिटी का एक अपने आप में तेवर रुतबा जी। अलग था कि यूनिवर्सिटी का लड़का है। तो मैंने कहा कि मैम क्या करें। तो एक विमलेश नाम का लड़का था, सीतापुर का विमलेश सिंह, तो उनका ड्राइवर था माधुरी शर्मा का, और एक शशि विश्वकर्मा जी थे। जी। तो शशि ने कहा, शशि जो था पंपलेट बांटते थे, पंपलेट जो नहीं, एनआईटी का समझ प्रचार गए होता सर। था, तो पंपलेट हैंड बांटते। व्हील वही। हाँ, तो पंपलेट बांटते थे। तो पंपलेट जब बांटते थे तो मैं कहा कितना मिलता है यार। तो उसने कहा कि 60 रुपए मिलते हैं दिन भर का बांटने का। मैंने कहा हमको भी दिला दोगे? कहा कि हाँ एकदम दिला देंगे। आप, संस्कार जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप शायद लगे भी कि झूठ बोल रहे हैं, मतलब जैसे नहीं बताने पे। जी सर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस यूनिवर्सिटी और जिस हॉस्टल में मैं रहता था और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, उस यूनिवर्सिटी के गेट पे मैं 2 नंबर पे खड़ा होकर पंपलेट बांटता था। और मेरे दोस्त, मैं कुछ दोस्त हैं, मैं बताऊंगा कि आपकी आंखें गीली हो हाँ, रही हैं। हारे, मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो कहते थे कि मैं इनको, जैसे नहीं होता है कि थोड़ा देना हो, गमछे देना, तो मैं जो है, मेरे दोस्त कुछ ऐसे थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, तो वो कहे कि जाते थे तो कहते थे कि मैं इनको, मैं कहता था यार पंपलेट ले लो, तो वो कहते थे, तो उनके साथ कुछ महिला, मतलब लड़कियां भी रहती थी दोस्त उनकी, तो उनको लगता था कि मतलब मेरी हिना, मतलब बेइज्जती हो रही है, इससे जी। मेरा दोस्त है। तो वो हमसे कह रहे हम इसको जानते ही नहीं है, और जो कि मेरे ही हॉस्टल के बगल में रहते थे, मेरे कमरे के बगल में रहते थे। तो मैं कहा कि, लेकिन मुझको कोई शर्मिंदगी नहीं है, मुझको बस ये था कि 60 रुपए शाम को हमको मिलेगा, और 60 रुपए से मेरा काम आगे बढ़ेगा। मैं कहा कि, तो मैं आपको बताऊं कि पंपलेट में बांटा तो उसमें एक फॉर्म आता था, पंपलेट के साथ साथ एक फॉर्म दिया गया था कि जो ये फार्म भरवाओगे स्कॉलरशिप का, तो जो 1,20,000 फीस है, वह फीस जो है 90,000 हो जाएगी, 40,000 कम हो जाएगा, 80,000। एक फॉर्म भरवाने पे कि। जैसे एक फार्म स्कॉलरशिप का वो फार्म जी। था, तो जो फीस हमारे उसकी 1,40,000 थी, तो उसमें 40,000 रुपए कम हो जाएंगे, और 1,00,000 रुपए, एक शेष लाख रह जाएंगे। मतलब 1,00,000, मतलब 40,000 नहीं देना होगा, जो पास होगा वो, जी। जो परीक्षा होगी उसकी, और परीक्षा में जो पास होगा, यही लमसम यही था। 1,40 या 1,20 ऐसे कुछ जी। फीस थी, जिसमें से 40 कम होना था। तो उसमें ये था कि जो, तो मैं पंपलेट बांटता था, और पंपलेट बांटने के बाद मैं धीरे धीरे, मेरी कर्मठता और मेरी ईमानदारी को देखते हुए माधुरी शर्मा, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, माधुरी शर्मा मैम ने क्या किया कि मुझको पंपलेट में ही बांटने वाला मुझको हेड बना दी, कि मतलब तुम सबकी जी। मॉनिटरिंग करोगे, अब तुम्हारे अंडर में सारे काम करेंगे। तो मैं उनका हेड हो गया। तो लेकिन मैं भी पंपलेट बांटता था, मैं क्या, 5 लड़कों को लगाया,
और 5 लड़कों को लगा करके मैम ने कहा कि तुमको 10 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, तुम 60 रुपया उनको देना, 70 मैं दूंगी, 10 तुम्हारे पास है। तो 5 लड़के तो 50 रुपए हो गए, जी 60 रुपए मेरे हो गए। और एक फार्म भरवा करके जो भरेगा, उस फार्म को भरने के बाद उस बंदे को जो भरवाएगा और जो उसमें परीक्षा में बैठेंगे बंदे, तो पर बच्चे जो पास होंगे उसमें आपको 3,000 रुपया मिलेगा। समझ रहे हैं ना? जी सर, एडमिशन लेंगे तो 3,000 रुपये मिलेगा। मिलेगा। मैं उस समय फार्म भरवाया था 60 फार्म, 60। 60। क्योंकि हॉस्टल में था, मैं परिचित थे सारे लोग, सबको जी पढ़ना था, कंप्यूटर सबको चाहिए था, कंप्यूटर हमको भी है। और एनआईटी ऐसी जगह थी कि सबके बस का एडमिशन नहीं था। नहीं था। तो बहुत बच्चों के 40,000 कम हो जाएगा, 5,000 कम कराते तो नहीं कम होता है, 40,000 कम हो जाएगा। मैंने कहा चलो मैं करा दूंगा। तो उसमें 60 लोग को फार्म भरा, परीक्षा देने 50 लोग आए, और 50 लोगों में 30 लोग पास हुए। जी 30 लोग पास हुए। हमारा पैसा कितना बना? 90,000। एडमिशन 30 के 30 लोग लिए, मुझको 90,000 रुपए की मेरी धनराशि बन रही, जो एडमिशन कराने के जी बाद। सर। हाँ। तो ये हुआ, मैम ने कहा कि अपना पैसा ले लो। मैं कहा, मैम मेरा पैसा ना दीजिए, मेरी फीस में काट दीजिए, और जब पैसे की जरूरत हमको होगी तो मैं उसमें से क्या किया कि 30,000 रुपये मैं ले लिया। तब तक क्या हुआ कि हॉस्टल खाली हो चुका था। जी तो हम लोग कपूरथला पे नीरा हॉस्पिटल है, उसके पास हम लोग रहते थे। तो कई लड़के रहते थे वहाँ, अमित भैया के साथ ही हम लोग रहते थे। तो मैं जो पैसा मुझको वो दिए थे 30,000 रुपये, तो मैंने क्या किया था, आईटीआई की किताब में तह 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 अलग ऐसे, मतलब 5,000 2,000 करके रख दिया था। और उसमें से कोई लड़का बता दिया कि अखिलेश जो है पैसा लाया है, और उसमें है। अब अमित भी अब पूछे नहीं हमसे ये पैसा कहाँ से आया, कैसे लाया। उनको बुरा तो लगने लगा था कि ये पंपलेट बांटता है और ये जी सब चीजें, तो लेकिन मुझको था कि मैं कुछ करूंगा। तो भैया जो है हमको पैसा निकाल लिए उसमें से भैया, और उसके बाद रात को मैं आया, मुझको मारे कि अमित तुम, भैया। हाँ, कि तुम चोरी करके लाए हो पैसा। मैं बताया कि भैया, तो मुझको मैम ने एक बाइक भी दिया था, CD 100 बाइक। जी तो मैं बाइक से आने जाने लगा था। मैं बाइक से उस वहां पे, मैं, बदलने लगी हाँ, अवस्था तो व्यवस्था धीरे धीरे बदलने बदलने लगी। लगी। मैं बाइक जो है, बाइक से मैं चलने लगा। और एक्चुअली भैया के पास बाइक थी नहीं, तो भैया को नागवार लगा कि ये बाइक से चलता है। तो मुझको ये था कि भैया बाइक ये ले लें, भैया जी चलें, लेकिन भैया को थोड़ा सा ये था कि ये कैसे बाइक लाया, ये पैसा कहाँ से आ गया। मैं बताया भी, लेकिन वो माने नहीं। नहीं। हमको वहां से, अपने कमरे से हमको, मतलब रात में कहा कि तुम छोड़ के चले जाना, यहाँ मत रहना। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम चले जाएंगे, ये आप ही के पास, आप ही के सहारे में आया था, और जब आप कह रहे हैं कि नहीं तुम चले जाओ, तो हम चले चले जाएंगे। जाएंगे। मैं भैया सुबह अपना बैग उठाया और मैं चला गया आईटी चौराहे पे। आईटी चौराहे पे बैठा था, तो मेरा मित्र दीपू राव है, देवरिया का, बाबू साहब लोग राव लिखते हैं। तो वो रहता था एनडी में। तो एनडी में हॉस्टल इसलिए खाली हो गया था कि लोग नेतागिरी हम लोग करते थे, पढ़ाई वाले थे नहीं, लेकिन पढ़ाई वाले बच्चे उसमें रहे, जो पढ़ने वाले थे वो जी रहते थे। तो दीपू कहा कि, तो मैं दीपू को देखा, तो देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जब अभी उम्र से आप मेच्योर नहीं रहते हैं, तो आपके पास उतना कलेजा नहीं रहता नहीं है। रहता। मैं, जब मुझसे पूछा तो मैं रोने लगा। तो वो कहा कि क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो कहा कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे कमरे में रहना। मैं कहा कि यार अभी चेक इन होगी, चेक इन होती है, जैसे रात में रेड पड़ती है तो पकड़ जाएंगे, फिर फजीयत होगी। कहा कि नहीं नहीं चलो, चलते हैं। फिर मैं गया, उसके साथ रहने लगा। जब उसके साथ मैं रहने लगा, तो एक आईआईएम के टीचर मिले। बड़ी लंबी कहानी है, इसलिए मैं भी बहुत जी समय नहीं दे पाऊंगा, जाना भी है, जी कई लोग का मामले। तो वो आईआईएम के विनय पांडे एक टीचर मिले। विनय पांडे एक टीचर मिले, जब वहां से आया, तो वो एनआईटी में पढ़ाने आए थे। वो ऐसे टीचर थे कि वो घोर के पिलाते थे, नहीं कहा जाता क्या हो हाँ आप घोर के पिला रहे हैं, हाँ। तो आईआईएम के टीचर घोर के पिलाते थे। हम लोग अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारे उस समय। विनय पांडे के चक्कर में आकर के मैंने मैम के बगल में ही एक इंस्टीट्यूट खोल दिया। जब विनाश काले भी विपरीत बुद्धि विपरीत होती बुद्धि। है, तो विनय पांडे के चक्कर में आके मैंने
IIST, जी IIST इंस्टीट्यूट के नाम से, आइकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोल दिया। मैम के फ्लोर पे ही, सिन्हा मार्केट है IIT चौराहे पे, मैम जिस फ्लोर पे थी उसी फ्लोर पे वो पहले उनका पड़ता था ऑफिस, उसके बाद हम लोग पीछे 1600 स्क्वायर फीट का ऑफिस खोल दिया। उसमें बड़ी संघर्ष हुआ, बड़ी मेहनत करके, और उस इंस्टीट्यूट को हमने तैयार किया। सबको पता था कि राठौर के पास ऐसी व्यवस्था है कि ये लड़कों को ला देगा, मार्केटिंग इसकी जी अच्छी है कि कंप्यूटर पढ़ने के लिए चाहे एडमिशन के लिए बच्चे कहीं से ला देगा। तो उनके पास पढ़ाने का तरीका था और मेरे पास बच्चे लाने का तरीका था। हम दोनों लोग इंस्टीट्यूट खोल दिए। खोलने के बाद जो है उद्घाटन हुआ। और मैं आपको वो दिन बताऊं कि मैं अपने अपने पिताजी को मैं बुलाया उद्घाटन में, जी और बुला करके मैं अपने पिताजी से फीता कटवाया उसका। फीता कटवाने के बाद मेरे पिताजी, हमको लगता है 2 3 4 दिन रहे हॉस्टल में। हम लोग जिस कमरे में रहते थे, जी जितना कमरा छोटा बता उसी में वो भी रहे 2 3 दिन। तो वो 3 बजे उठते थे और 3 बजे पूरा घूम आते थे, जाके IIT चौराहा, डालीगंज सब घूम के चले तब तक आते हैं। चले आते थे। पिताजी हमारे बड़े खुश थे कि कुछ तो किया। उसके बाद जब इंस्टीट्यूट खुला तो क्या किए कि विनय पांडे जी अपने पिताजी को ले आके मालिक बना दिया, वहां बैठा दिया। वहां से हम लोग की दूरी शुरू हो गई। दूरी जब दो पार्टनर होते हैं तब तक चलता है, जब बीच में परिवार आ जाएगा तो फिर पार्टनरशिप खत्म। विनय पांडे जी अपने पिताजी को बैठाने लगे हिसाब से। हमने कहा कि देखिए गुरुजी, एक काम करिए, अपने पिताजी को न बैठाइए, आप ही बैठिए। आप जब अपने IIM से आइए तो यहाँ आ करके जो हिसाब रहे उसको कर लिया जाएगा बैठ के अपना। लेकिन वो नहीं माने, वो कहे कि नहीं मेरे पिताजी रहेंगे। हमने कहा कि तब तो नहीं चल पाएगा। तो उसके बाद ये कहे कि तब हम ठीक है, हम आपके साथ नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे। हमने इनको, लेकिन इंस्टीट्यूट जो था, मैं कहा कि मैं चलाऊंगा। तो एक प्रदीप अग्निहोत्री और अरविंद सिंह, दो लोग ऐसे मुझको मिले जो मतलब अच्छे परिवार से थे और उनको भी ऑफिस चाहिए था। तो वो लोग ट्रेवल्स का काम करते थे, एयर टिकट, फ्लाइट और गाड़ी वाड़ी का काम करते थे। तो वो लोग कहे कि आप इंस्टीट्यूट चलाइए, हम लोग जो है अपना, तीन तीन कमरे थे, बड़े बड़े ऑफिस, AC लगी हुई थी। तो अरुण सिन्हा का वो मकान था जी। तो उसमें जब हम उन लोगों को अपने साथ रखा तो वो लोग अपना एयर का काम करने लगे, मैं अपना इंस्टीट्यूट का काम करने लगा, चलने लगा। अब व्यवस्था फिर कहा जाता है कि कभी पटरी, कभी गाड़ी पटरी पर, कभी कभी पटरी, वही कभी जो नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पर। नाव पर, वही होता, वही जी मेरे साथ हो रहा था। मेरे साथ एक हम लोग क्या किए, प्रदीप ने क्या किया कि एक काम करिए, आप चलिए फ्लैट ले लिया जाता है, आप फ्लैट में रहिए। हमने कहा यार पैसा कहाँ से इतना आएगा। कहा कि चलिए कब मिल के काम करेंगे। तो हम लोग श्रीनाथ जी बिहार अपार्ट, देखिए जब आदमी को, अब माधुरी मैम जिस अपार्टमेंट में रहती थी उस अपार्टमेंट में हम लोग जाके अपार्टमेंट ले लिए। जी श्रीनाथ जी बिहार अपार्टमेंट है, उसमें माधुरी मैम रहती थी। और माधुरी मैम तब भी हमको कहती थी गॉड ब्लेस यू बेटा। मतलब समझ उनका इतना था कि ये आगे बढ़े, हम्म, ये कुछ करे मेरे लिए इतना, क्योंकि मैंने उनके इंस्टीट्यूट को चलवा दिया था। इसमें अभी 2 कड़ी मैंने छोड़ दिया, मैंने एडमिशन TC नहीं कराया हुआ है। संस्कार जी मैं बहुत एडमिशन कराया, 100 150 एडमिशन कराया, जिससे कि उनका इंस्टीट्यूट चल गया। चल गया। जिससे तब भी वो जब मिलती थी तो कहती थी गॉड ब्लेस यू बेटा। और वो खुद आती थी मेरे इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में, आई मेरे इंस्टीट्यूट में, आगे जो कुछ कमी थी वो उन्होंने पूरा किया। तो ऐसी महिला थी, आज भी हैं, जी मुझसे बात होती है। तो उसके बाद हम लोग उसमें अपार्टमेंट में ले लिए। वहां पे मेरे साथ सर्वेश शुक्ला सोनभद्र के रहते थे, एक एक रिक्की नाम का लड़का। 3 कमरे थे, तीनों में हम लोग अलग अलग रहते थे। लेकिन ये जो 2 मेरे मित्र थे, संस्कार जी कहने में गुरेज नहीं, बहुत बड़े वाले थे। मतलब बड़े वाले मतलब कि समझ सकते हैं, समझ गया। शाम होते ही वो डिस्टर्ब हो जाते थे, हम्म, शुरू हो जाता था उनका, आखिरी चलता था। मुझको उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं हम्म, था। लेकिन एक चीज था हम लोगों के संबंध में कि वो लोग अगर फ्लैट के अंदर आ गए तो वो लोग जान जाते थे कि अगर अखिलेश है तो कुछ बोलना नहीं है। मेरे लिए उधर से कोल्ड ड्रिंक लेके आते थे। जी इसको, मेरा कमरा बंद रहता था, धीरे से खोलते थे और कोल्ड ड्रिंक देते थे अपने कमरे में।
लेकिन आते थे पी के वो 2 बजे रात को, 3 बजे रात को। जितना जेब में उनके पैसा रहता था वही गार्ड, 4 गार्ड उस गेट पे, 4 गार्ड उस गेट पे, और गार्डों को सारा पैसा दे देते सब रात में। सुबह उनको बिना सिगरेट के शौचालय जा नहीं पाते थे। तो मैं गुल्लक में, मेरी आदत थी पैसा रखने की, तो सर्विस बहुत खराब था। सर्विस क्या करता था कि जो छीलनी होती है उसको तोड़ दिया था, और जब मैं सोया रहता था तो जाके छीलनी से पैसा निकाल लेता था, उसमें 100 रुपया, और जाके सिगरेट खरीद के लाता था। मैं कहा पैसा मैं डालता हूँ, मेरा पैसा क्या हो जाता है, जी हमको बताता नहीं था। लेकिन इतने अच्छे थे सब कि सारा जोड़ के, कभी अगर मौका पड़ा सारा जोड़ के दे देते थे। ये भी नहीं बताते कि निकाला हूं, लेकिन कभी ये जरूरत पड़ती तो सारा, उससे ज्यादा वो मेरे साथ तैयार रहते थे। हम लोग रहने लगे फिर वहां उसमें रहते थे, रहते रहते मैंने एक इंडिका खरीदा। जीतू नाम का एक लड़का था डालीगंज का, उसकी मैं इंडिका खरीदा, जी और इंडिका खरीद के मैंने घर भेजा था। पहली गाड़ी मैंने लिया था। और उस गाड़ी को लेने हमारे भाई साहब हैं, ब्रजेश सिंह, पिताजी से मेरे भाई साहब केसीसी कराए 80,000 की उस समय। और केसीसी करा के वो पैसा लेके गए, गाड़ी थी 2.5 लाख की। तो मैंने 1.5 लाख रुपया दिया, 1,70,000, और वो गाड़ी लेके घर चले। पहली गाड़ी मैंने, गाड़ी जी की जहां तक बात हो रही है, तो मैंने पहली गाड़ी लिया। और गाड़ी लेने के बाद जो है, गाड़ी में घर भेज दिया। गाड़ी घर भेजने के बाद फिर वहां इंस्टीट्यूट में स्थिति ऐसी हुई कि नीरज सिंह नाम का एक आदमी आया, और उस इंस्टीट्यूट में फरारगिरी शुरू हो गई। नौकरी देने लगे लोग। आपके में। हाँ, मतलब वो प्रदीप के पार्टनर के साथ जी मिलके अपना वहां नौकरी देने लगे लोग। पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद मुझको ये लगा कि अभी तो बड़ा गलत हो रहा है, अब इसको जो है यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। मैं इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद जो है, मैं एक इंस्टीट्यूट खोला जाकर के निशातगंज जी में। इंस्टीट्यूट नहीं खोला, मैं सीख लिया था ट्रेवल एजेंसी का काम। तो ट्रेवल एजेंसी के काम, देखिए पैसा अगर डेली नहीं आएगा, अब पैसा रख करके खाएंगे तो खत्म होते देर नहीं लगती है। जी तो मुझको क्या हुआ कि मैं ट्रेवल्स का काम सीख लिया था, रेलवे का, कंप्यूटर से बुकिंग करना। तो मैं क्या करता था, देखिए पैसा अगर कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था कि जैसे मुंबई का टिकट रहता था, किसी का मान लीजिए 5 टिकट मिल गया कि मुंबई जाना है, तो उस 5 टिकट को कराने के लिए मैं रात को खाना खा के 8 बजे चला जाता था बादशाह नगर स्टेशन पे, सो जाता था। मच्छर काटे उससे मतलब नहीं रहता था, क्योंकि एक टिकट कराने पे 500 रुपये मिलता था। एक टिकट कराने में 5 नाम है तो 2500 रुपये मिल जाएगा। तो मैं दौड़ के, फुर्ती थी, मैं दौड़ के 1 नंबर काउंटर पे लग करके और टिकट करा देता था। तो मुझको पैसे कोई कम भी देता था तो एक टिकट करा देते थे। टिकट कराने के बाद इंस्टीट्यूट मेरा फिर यहाँ निषादगंज में चलने लगा। मैं एक अभिषेक शर्मा लड़के के साथ और एक संजीव आर्य मिल करके हम लोग एक खोल दिया। फिर चलने लगा। ये लोग भी कुछ दिन किए, लेकिन इन लोगों को समझ में आया तो ये लोग धीरे धीरे अपना हमारा साथ छोड़ दिया। हमारा चलने लगा। रेलवे का काम बड़ा अच्छा चलने लगा मेरा। अच्छे अच्छे लोगों से मेरा संबंध हो जी गया। जिसको जाना, जिसको कभी नहीं टिकट मिलता था उसको मैं टिकट दिला देता था। कुछ रेलवे में अच्छे संबंध हो गए थे डीआरएम ऑफिस में, तो वहां से जुगाड़ करके दे देता था। तो लोग जो शहर में रहते हैं उनको पैसे से मतलब नहीं होता, उनको जाने से मतलब जी होता है। उनको अगर मुंबई जाना है तो उनको टिकट समय पे चाहिए, और समय पे अगर टिकट मिल गया तो वो लोग जो है आपको 10 रुपये अधिक दे देंगे। मैं टिकट करता था, अगर एयर टिकट मैं करता था, तो एयर टिकट करने के बाद मैं एयरपोर्ट लेके, जब तक मेरा कस्टमर आता नहीं था उसके पहले मैं एयरपोर्ट पहुंच जाता था। और जब मैं एयरपोर्ट पहले पहुंचा रहता था तो मेरा जो क्लाइंट था वो देख करके खुश हो जाता था। जी तो जहां उसको 10,000 देना था तो 10,500 देता था। ये बिजनेस की जी जी टेक्निक है। अगर बिजनेस करना है तो जी बिजनेस की ये टेक्निक थी। 10,500 मिले तो 500 एक्स्ट्रा ही है। जी अब उस काम, उसके बाद पूरा धंधा अच्छा चलने लगा। मेरी व्यवस्था भी सही हो गई। हम सब व्यवस्था सब सही हो गई। सारा रहने का किराया, मतलब रूम वूम ले लिया मैं आर कन्या में, डाली उसमें है, न्यू हैदराबाद में। मैं रहने लगा। रहते रहते मैं एक उस समय, मैं आपको बताऊं कि 2008 उठ में, 7 8, 7 या 8 में, 8 में मैं एक इंडिगो खरीदा नई, जी फाइनेंस करा इंडिगो CS। और गाड़ी खरीदने के बाद देश पांडे सर थे, चीनी मिल में अधिकारी थे, इंजीनियर थे, उन्होंने मेरी गाड़ी ले लिया।
और गाड़ी लेकर के वो मेरी गाड़ी वो से चलते थे, और गाड़ी से चलने के बाद मुझको कम से कम महीने में 60-70 हजार रुपये मुझको देते थे। सरकारी पैसा बिल जी बनना जी था, वो बनवा के अपना हम बिल देते थे, वो बिल बना के हम पैसा हमारा पेमेंट रहता था। तो गाड़ी में वो दूसरी लिया, और उसके बाद व्यवस्था हमारी सही हो गई। मैं और सारी घटनाएं बहुत सारी हैं, जी लेकिन उस पर बहुत जाना नहीं चाहता। जी तो उसके बाद मैं गांव आया। गांव में जब भी आता था तो मेरा एक सिस्टम मेरा था कि मैं अपने पूरे परिवार के लोगों को, चाहे मेरे चाचा हों, मेरे भाई हों, मेरे बड़े पिताजी हों, मेरी भाभी हों, चाची हों, जितने सबको मैं पूरे परिवार को कपड़ा लाना, पूरे परिवार की मतलब ये था कि जो चीज मैं देखा था तो मुझको ये था कि ये चीज इनको ना समझ में आए, मैं हूं ना कमा रहा हूं, तो मैं जो कब सबको ले चलूं, मेरा शौक था। जी मेरा शौक था, मैं करता था। उसके बाद मेरी शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद ये हुआ कि जैसे होता है ना लोग कि गाड़ी खरीद लिया जाए, एक साथ उसमें हो जाए। बातचीत हुई तो उस समय मैं एक स्कॉर्पियो खरीदा। जी तो ये तो दूसरी गाड़ी है। जी उसके पहले एक वाइट कलर की मैं खरीदा, और शादी के समय में खरीदा। शादी के बाद जब मेरी शादी हुई, उसके बाद मैं फिर लखनऊ, लखनऊ तो रहता ही था, मैं परिवार लेकर लखनऊ चला गया। और लखनऊ हम लोग मेरी फैमिली रहने लगी। अच्छा खासा मेरी इनकम थी, महीने में मान चलिए लाख रुपए मेरी इनकम थी। जी ऑफिस में स्टाफ था, एसी थी, सारी व्यवस्था थी, आराम से वहाँ रहना था। कोई टेंशन नहीं रहती थी, मतलब बिना, अगर मैं बैठा भी हूँ तो 1 लाख रुपया मेरा ट्रेवल्स के काम से जी आ जाता था। मेरा फैमिली पारिवारिक अच्छा चलने लगा। मेरे भतीजे भी वही रहते थे, मेरे परिवार के साथ ही। जब उसके बाद मेरी गाड़ी को मैं यहीं रखा था। ये नहीं वो था कि गाड़ी जैसे कोई राजनीति करना है, चाहे जी ऐसा करना है, कुछ दिमाग में था नहीं। लेकिन पिताजी और यहाँ जो मेरे टीम के लोग हैं, मैं वहाँ उस पे अभी बाद में आऊँगा। तो तब तक राणा भैया मंत्री हो गए, राम सिंह राणा भैया मंत्री हो गए। तो ये कहे कि चलो यार थोड़ा लाल बत्ती में हम लोग भी घूम लें। तो हम अपने आप को प्रतिनिधि ही मानते थे, जी और प्रतिनिधि का पूरा काम करते थे राणा भैया का। तो राणा भैया के साथ 12 जून 2013 को मैं गांव आया। 12 जून 2013 को जब हम लोग गांव आए, तो राणा भैया का भव्य स्वागत हुआ। वैसा स्वागत अभी आज तक किसी का हुआ नहीं। जो राम सिंह राणा का स्वागत हो गया, आज तक किसी का स्वागत नहीं हुआ उस तरह का। मैं आपको बताऊं कि लखनऊ से लेकर फैजाबाद फैजाबाद तक गाड़ियों का रेला था, कहीं जगह नहीं बची थी। और राम सिंह राणा का रसूख, और राम सिंह राणा के बारे में पूरा लखनऊ जानता है कि राम सिंह राणा महामंत्री थे, लेकिन इतने तेज तर्राक नेता है, इनका कोई जवाब नहीं। हमारे राजनीतिक गुरु, हमको अगर राजनीति में कोई यहाँ ले आकर स्थापित किया, वो उनका ये नहीं था कि ये राजनीति करेगा, लेकिन कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से आकर के मैं यहाँ स्थापित हो गया मंत्री जी के नाम पे। जी और मैं आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ आया और मैं देखा यहाँ का परिवेश, तहसील, थाना, डखाना, तो तहसील सरकार में बैठे जो नेता थे, जो हमारे विधानसभा के लोग थे, नौजवानों को इस कदर प्रताड़ित थे नौजवान। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं मसीहा हूँ चाहे कुछ हूँ, लेकिन मैंने देखा था अपनी आंखों से कि नौजवान इस कदर परेशान था कि अगर अगर इंस्पेक्टर से मिलना है तो वह नौजवान जाके डायरेक्ट नहीं मिल सकता था। 12 जून 2013 को आने की बात की ये हाँ, घटना। आने के बाद तो उस समय सर आपकी ही सरकार थी। सरकार थी सर, लेकिन जो छोट भैया नेता थे, जी जो छोट भैया नेता थे, सरकार थोड़े कहती है कि एसडीएम से न मिलो, कोतवाल से न मिलो। लेकिन कुछ इस विधानसभा में कुछ ऐसे कथाकथित लोग थे जी जो मधुबन बैठ करके और पहले यहाँ आओ फिर उसके बाद वहां जाओ। तो जब यहाँ आओगे तो वहां की दुकान चलेगी, जी जब यहाँ की दुकान चलेगी तब ना आगे बढ़ोगे। तो उनको वहीं इतना डरा दिया जाता था कि चले जाओगे तो कोतवाल बंद कर देगा, एसडीएम साहब के यहाँ चले जाओगे तो तुमको जेल भेज देंगे। मैंने एक घटना आपको बताया, जी बताया नहीं बता रहा हूँ। यहीं सुल्तानीपुर का एक लड़का था, और मुझको याद है मैं जब तहसील में गया तो तहसील में जाने के बाद वो लड़का नीट क्वालिफाई किया हुआ बच्चा, बताइए पढ़ा लिखा बंदा होगा तभी तो नीट क्वालिफाई किया। बिल्कुल और नीट क्वालिफाई करने के बाद जो है तहसील के 4 दिन से चक्कर लगा रहा था।
और उसके एक फार्म पे किसी गैजेटेड अफसर का साइन नहीं हो रहा था। जी क्या भैया, मैं 4 दिन से चक्कर, मैं उसको पहचानता नहीं था उस लड़के को, लेकिन वो मुझको देखा तो मेरे पास, मेरे पास में, मैं उसको बुलाया कि इधर आओ, क्या बात है। कहा भैया साइन कराना है, 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। मैंने कहा चलो। मैं चैम्बर बंद था उनका दरवाजा, मैंने धक्का दिया, दरवाजा लिखा है क्या, हम कहा खोलो जल्दी, खोलो इसको। अरे साहब, कहूँगे साहब जनता से हैं, जनता नहीं तो साहब किस चीज के, जी जब जनता है तभी तो साहब है, जनता के पैसे के साहब हैं। तो उसके बाद उस तुरंत दरवाजा खुला, एसडीएम साहब का, हाँ बताइए राठौर जी। हमने कहा इस पे आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, कह रहे मेरे पास ये आए नहीं थे। तो लड़का कहा कि मैं आपके पास आता कैसे, जब मुझको आने दिया जाएगा तब तो, गेट से अंदर जान देंगे तब तो मैं आऊंगा। फिर एसडीएम साहब, मेरे सामने भी उन्होंने 2 बार आनाकानी किया कि अरे तो तहसीलदार साहब का करने वाली चीज है, ये तो वीडियो भी कर देगा, वो भी गैजेटेड ऑफिसर है। जी हम कहे कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतना बताइए। तो कहे कि अरे अब आप कर रहे हैं तो कर, हम नहीं, आप नहीं, कोई भी आए तो एक बच्चा अगर उसका कल एडमिशन है और आज जो है आप नहीं साइन करेंगे तो कल एडमिशन उसका नहीं होगा, उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। जी तब जाके उन्होंने एडमिशन किया, आज वो लड़का एम्स में एमबीबीएस का डॉक्टर है। सर, अभी आपने इतनी लंबी अपनी कहानी बताई, उसमें एक आपने नाम लिया अमित सिंह का। जी। अमित सिंह अभी क्या करते हैं, अगर आप बताना चाहें तो संक्षेप में। देखिए अमित भैया, हम उनको आज भी उतना ही सम्मान करते हैं और आज भी उतना ही मानते हैं। जी और उनके उनके बाबा विधायक थे, उनके नाम से बलिया जिले में बड़ी पहचान थी उस परिवार की। और अमित भैया, जो उनका सम्मान था यूनिवर्सिटी में और जितनी उनकी पहचान थी, उस पहचान को उन्होंने खो दिया। वो उस लखनऊ को छोड़ करके गांव चले आए। जी उनके पिताजी राजिंदर सिंह विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन चुनाव, उन्होंने बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े तेवर के आदमी थे। उनके मरने के बाद ये गांव चले आए। और गांव आने के बाद जो है, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बताई जा जी सकती, उसके वजह से वो जो है आज गांव में ही रहते हैं। अगर वो लखनऊ रहते तो लखनऊ में कहीं बहुत अच्छी पकड़ होती, अच्छी व्यवस्था में होते, लेकिन फिर वो गांव में आके एक सामान्य जीवन जी। मैं कई बार उनसे मिला, कई बार जब भी मिलते हैं मैं उनका प्रणाम करता हूँ, पैर छूता हूँ, लेकिन वो अपने, जो भी उनके दिमाग में चल रहा हो, जो भी चीज़, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनके जो है सम्मान में कहीं कमी नहीं करता हूँ, लगा उनके सम्मान में हर समय मैं खड़ा रहता हूँ। सर, अब चलते हैं राजनीतिक प्रश्नों की तरफ। जी। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि वर्तमान में भाजपा की सरकार है यूपी में। जी। अगर अखिलेश सिंह राठौर जी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना हो, तो वो कौन से ऐसे 3 कार्य होंगे जिसको लेकर के आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे? देखिए पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कार्य की बात है, अभी तो ऐसे कोई कार्य हम लोगों को मतलब पड़ा नहीं, लेकिन कहेंगे जो नहीं, जरूरत पड़ेगी आपने तो जनता के लिए। जनता के लिए, जनता की बात करो तो जनता के कार्यों की बात होगी तो पहला तो सबसे पहला जो मुद्दा है, जो नेताजी जिंदा थे, मोहन सेतु, जी जो बरहज से आकर के और हमारे सिसवा बखरिया के पास उतरता है, आज वो अधूरा है, आज भी, जी आज भी वैसे का वैसा है। और दूसरा मुद्दा जो है हमारा, हमारा घोसी चीनी मिल जो है, उसका फिर से जीर्णोद्धार, नए तरीके से उसको बनाया जाए और जीर्णोद्धार मतलब नई मशीनरी लगे उसको, घोसी चीनी मिल। सर, ये चीनी मिल का प्रकरण है क्या? देखिए चीनी मिल का प्रकरण, मैं तो जिस दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट चला, ये पहले दिन मैं नहीं था, पहले दिन मैं बनारस था। दूसरे दिन मैं सुबह, मुझको सारे किसान, मेरे सबसे ज्यादा किसान आपके देवरांचल में ही पाए जाते जी हैं, हमारे मधुबन क्षेत्र के देवारा में, जो गन्ना 95% गन्ना बोते हैं। जी मुझको लगातार फोन फोन आने लगा कि राठौर भैया हैं कहाँ, यहाँ देखिए चीनी मिल बंद हो रही है और बंद हो जाएगी चीनी मिल। हमने कहा नहीं यार, चीनी मिल कैसे बंद हो जाएगी, चीनी मिल तो चलेगी। लेकिन जब मैंने किस सीसीओ और तमाम कुछ अधिकारियों से बात किया तो कहा कि हाँ चीनी मिल बंद होगी। मैंने कहा क्यों?
तो उन्होंने कहा कि इसका बॉयलर और इसका रोलर जो है खराब हो चुका है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो हम दूसरे दिन जो है किसानों को लेकर के 10 बजे मैं चीनी मिल पे पहुंचा। हमको लगता है 250-300 किसान थे और हम लोग जो है वहाँ पे कहे कि अब भाई धरना करेंगे, अपना बैठेंगे यहाँ पे। तो तक सुजीत का फोन है, माननीय विधायक जी सुधाकर, स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के लड़के, कि आओ यहाँ कार्यालय पर आओ, तो फिर चलते हैं वहाँ पे। तब तक राजेश यादव जिला पंचायत है, वो भी वहीं थे। फिर हम लोग गए वहां से, फिर बात उत करके 3 बिंदु था हम लोगों का कि पहला बिंदु कि चीनी मिल को जैसे चलती थी वैसे चलाया जाए, सुचारू रूप से सुचारू संचालित। रूप से संचालित किया जाए, और इंडेंट जैसे जारी होता था जी। वैसे इंडेंट जारी हो। और क्या चीनी मिल अगले वर्ष चलेगी कि नहीं चलेगी, ये अभी हमको लिखित दीजिए। दीजिए। इसी को लेकर के हम लोग वहां प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, धरना शुरू हो गया। धरना शुरू हुआ, धरना शुरू होने के बाद जो है जीएम और वहां को उप जिलाधिकारी के द्वारा एक हम लोगों को चीनी मिल के पैड पे मुहर साइन से लिखा हुआ एक पैड मिला, जिसपे लिखा था कि चीनी मिल जैसे चल रही है सुचारू रूप से वैसे चलेगी और अगले वर्ष भी चलेगी। अब भाई ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अंदर इनके हैं प्रशासन के और शासन के, कि इनका दोहरा चरित्र है। अब जैसे ही ये लेटर जारी होता है उसके 2 घंटे बाद चीनी मिल के जीएम का ट्रांसफर हो जाता है। जी। चीनी मिल का ट्रांसफर होना, चीनी मिल के जीएम का ट्रांसफर होना मतलब दोहरा चरित्र दर्शाता है कि इन लोगों का मानसिकता साफ है कि चीनी मिल नहीं चलेगी, और जीएम सीसीओ और तमाम कर्मचारी चाहते हैं कि ये चीनी मिल चले। लेकिन जब अंदर की बात जब हम लोग, हाँ एक चीज मैं उसमें बताना आपको भूल गया कि ये जो आज के परिवेश में जो कल्पनाथ राय की तुलना किसी नेता से की जा रही है, कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद जी। एक नेता है जिनकी तुलना की जा रही है कि ये दूसरे कल्पनाथ है, सत्ता पक्ष या। सत्तापची, सत्तापची। जी। तो उनकी तुलना की जा रही, उन्होंने क्या किया कि हम किसानों को तैयार किए थे कि किसान जो है 10 बजे पहुंचे घोसी चीनी में, उसके उसी दिन सुबह मॉर्निंग में उनके द्वारा एक पत्र जारी होता है। वो भी पत्र किसको लिखा जाता है? गन्ना विकास मंत्री और प्रमुख सचिव को। तो जब किसी को आप निवेदन कर रहे हैं कि साहब इसको चलने दिया जाए, तो आपके लोगों ने उसको प्रेषित कर दिया कि यह चीनी मिल जो है मंत्री जी ने कह दिया चलेगी। क्या मंत्री जी गन्ना विकास मंत्री हैं? क्या मंत्री जी प्रमुख सचिव गन्ना गन्ना और कई प्रमुख बार सचिव? समर्थक उत्सुकता में कह देते हैं। नहीं, एक समर्थक कहता तो जी। कहता, जब उनके बड़े करीब रहने वाले हजारों की संख्या में इस तरह के लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो इसको तो उत्सुकता नहीं कही जा जी। सकती है। यह तो सोची समझी पहले की साजिश कही जाएगी कि इनका धरना जो है किसी तरह से ऐसा कर दिया जाए कि किसान यहाँ ना पहुंच पाए और इनका धरना विफल हो जाए। कल 2 मार्च को सर्वदलीय महापंचायत, किसान महापंचायत। महापंचायत जी। रखी गई है जी। उसका उद्देश्य क्या है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान महापंचायत का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि एकमात्र मऊ जनपद में यही एक चीनी मिल है जो रोजगार है। जैसे वहां पे रोजगार सृजन करता। रोजगार सृजन करता, और हमारे जो किसान हैं जो अपने खून पसीने की कमाई से, खून पसीने से उस गन्ने को जो है सींचते हैं, और सींचने के बाद गन्ना पैदा करते हैं, और गन्ना जब पैदा करते हैं तो ये नहीं है किसी एक वर्ग के लोग उस देवरांचल में निवास करते हैं, हर वर्ग के लोग निवास करते हैं, और हर वर्ग के लोग गन्ना बोते हैं, चाहे चाहे चौहान हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे राजभर हो, चाहे यादव जी। हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोयरी हो, सारे वर्ग के लोग हैं वहां पे। आप देख सकते हैं और जान सकते हैं, वहां जाके पता कर सकते हैं। तो वो जब अपनी खून पसीने की अ, उसे सींच करके और गन्ना पैदा करता है, तो वो बड़ा उम्मीद लगाए रहता है, उम्मीदें लगा के रहता है कि मेरी जब गन्ना होगा और गन्ना होने के बाद जो गन्ना तौल होगी तो मेरी बेटी का हाथ पीला होगा, मेरे बेटे की पढ़ाई की फीस जमा होगी, मेरा घर बनेगा। तमाम उम्मीदें जोड़ के बैठा रहता है, मेरा कर्ज है, कर्ज खत्म हो जाए। अब स्थिति ऐसी पैदा कर दिए हैं कि आज किसान जो है, अगर यह गन्ना अगर इनका नहीं बिकता है तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे।
तो इन समाधानों को लेकर के कल महापंचायत की वहाँ 2 तारीख को 2 तारीख को दो वहाँ तारीख को महापंचायत रखी गई है। और इस महापंचायत के, मैं बता रहा हूं कि इस महापंचायत में ये इस तरह की महापंचायत है कि वहां हर सर्वदल के नेता और सारे किसान पहुंचेंगे। और हम लोग इस महापंचायत के माध्यम से चीनी मिल प्रशासन को और इस भाजपा सरकार को घुटने पे लाने का काम करेंगे। और मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि यही यही चीनी मिल, घोसी चीनी मिल ही 2027 में यही किसान बताएंगे कि सरकार कैसे जाती है और सरकार कैसे बनती है। 2027 में यही किसान अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अखिलेश सिंह राठौर जी को युवाओं को लेकर के क्या प्रमुख समस्याएं सबसे ज्यादा लगती है? रोजगार, शिक्षा या पलायन? देखिए, सबसे जो आज के परिवेश में, आपसे मैंने कहा ना कि मैं सुबह 5 बजे दौड़ने जाता हूँ। जी। और मैं दौड़ता हूँ, आपको बता दूं, 1999 मैं दौड़ता हूँ तब से। जी। और आज भी मैं दौड़ता हूँ, आज भी मैं 3-4 किलोमीटर दौड़ता हूँ। जब मैं दौड़ता था उस समय, तो उस समय दौड़ने का ये आलम था कि 2-2, 3-3 सौ लड़के, 4-4 सौ लड़के दौड़ते थे। आज रोजगार की स्थिति है कि जीरो है। रोजगार के नाम पे कुछ है ये नहीं है। आर्मी में जाने के लिए, ये जो अग्निवीर है, जाने के लिए तैयार ही नहीं है बच्चे। लड़के पलायन कर रहे हैं, लड़के चोरी कर रहे हैं, लड़के छिनैती कर रहे हैं, लड़के जब जब रोजगार नहीं रहेगा, जब खाली बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे? पर सर, आंकड़े बताते हैं, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 2013-14 में भारत में बेरोजगारी दर 8.7% था। ठीक वहीं है। अभी हम लोग देखते हैं उनके आंकड़े के अकॉर्डिंग तो 4.7% ही बेरोजगारी बचा है। देखिए, ये सरकार में इनके आंकड़े, जी। जो ये लोग आंकड़े बताते हैं, इनके आंकड़े तो ऐसे हैं। मैं आपको एक एक बड़ा जीता जागता उदाहरण बता दे रहा हूँ। ये लोग, एक अभी जल जीवन मिशन योजना चली थी, और जल जीवन मिशन योजना में इन्होंने एक, हर गांव में 12-12 लोगों को स्वरोजगार दिया है। स्वरोजगार में प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, तमाम, मतलब इस तरह के 12-12 लोगों को सामान दिए। किसी को हथौड़ी, छिन्नी, पिलास, पेचकस, आरी, बसूली, ये सारी चीजें दी। तो उनको भी ये रोजगार मानते हैं। जी। इनका आंकड़ा उसमें भी आप उठा के देखेंगे तो ये आंकड़ा उनका उसमें सम्मिलित है। अगर 12 आदमी एक गांव में नौकरी पाता है, तो जोड़ लीजिए पूरे पूरे देश में कितना, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग नौकरी पा गए। तो आंकड़ा तो इनका वैसे हवा हवाई है, वही वाला आंकड़ा। ये लोग संविदा पे नौकरी देते हैं, जो नगर पंचायत में, उसको भी नौकरी में जोड़ते हैं। तो इसको नौकरी में नहीं जोड़ा जाएगा? इसको नौक अच्छा बताइए, कौन आज की डेट में 8,000 में अपने परिवार का भरण पोषण कर लेगा परिवार? ये तो वास्तविकता है कि कोई नहीं कर पाएगा। तो ये लोग 8,000 से ज्यादा कोई पाता हो तो बता दीजिए नगर पंचायत में। जी। तो मनरेगा वाला भी उनसे ज्यादा पाएगा। तो ये आंकड़े आप नहीं मानते हैं? मैं नहीं मानता, ये हवा, ये तो अच्छा ही बताइए, सब व्यवस्था इन्हीं की है। ये लोग तो जैसे मन करेगा वैसे इसको बना लेंगे, वैसे ही लोग बिगाड़ लेंगे। ये सारा इनका आंकड़ा है। ये आंकड़ा, ये सरकारी आंकड़ा कहने के लिए भाजपा का आंकड़ा है। जैसे आप लोग आंकड़े को नहीं मान रहे, तो भाजपा भी ये आरोप लगाती है कि सपा में परिवारवाद है। इस देखिए, पर आपका क्या स्पष्ट राय है? परिवारवाद की बात जहां तक है, तो अब मैं कुछ नेताओं की कहिए तो गिनती करा दूं भाजपा में भी, जो शीर्ष पे हैं, और उनका भी पूरा परिवार जो है परिवारवाद में। हमारा तो एक, हम लोग तो प्रदेश की, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सर्व समाज को लेके चलने का काम करते हैं, और सारे समाज के नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज आज स्थिति देख रहे हैं क्या है? आज सारे लोग निगाहें टकटकी लगाए बैठे हुए कि हमारे नेता अखिलेश यादव जो है 2027 में इस उत्तर प्रदेश के भविष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद कहाँ नहीं है, थोड़ा हमको बताइए। यहीं लोकल की बात कर लिए, लोकल की। फागू चौहान यहाँ विधायक रहे, जी। राज्यपाल रहे, उनके बेटा आज यहाँ पे विधायक है। उनके बेटे आज यहाँ विधायक हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री हैं। उनके बेटे पंकज सिंह विधायक हैं। उनके बेटा नीरज शेखर, वो भी भाजपा के संगठन में पदाधिकारी हैं।
पदाधिकारी नहीं सर, अभी वो भाजपा के नेता हैं, अधिकृत रूप भाजपा से कोई दायित्व नहीं नहीं है, उनका। लेकिन भाजपा के नेता है वो भी। अब मैं उस पर बहुत नजदीक नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी भी जो आने वाला समय बताएगा कौन परिवारवाद है। परिवारवाद की परिभाषा तो भाजपा से ही सीखनी चाहिए। परिवारवाद सही कहिए तो भाजपा में ही है। सर आप जिला पंचायत सदस्य रहे, जी। ऐसे में स्थानीय स्तर पर जब विकास करना होता है हम्म। तो कौन सी बाधा आती है, राजनीतिक बाधा या फिर प्रशासन की? देखिए, यहाँ पे जब जमीनी स्तर पे काम करना होता है तो अगर नेता, मैंने आपसे कहा मेरा वार्ड है, जी मेरा वार्ड नंबर 3 है, मेरे वार्ड में मैं आपको पहले गांव बता देना चाहता हूँ। मेरे वार्ड में परसुपुर, दिघेड़ा, हृदयपट्टी, भिसाह, हकारीपुर, रसूलपुर, इस्पापुर, जलपुरवा, सुल्तानीपुर, कुतुपुर, धनेई, धनेवा, ममुसराय, बनकरी, जवहरापुर, गोठाबाड़ी, कुतुपुर, मोहद्दीपुर, कोठिया, उतराई, ढिलई, फरासी, नरहरपुर, चचाईपार, मखमेलपुर, फतेहपुर ताल, चवर, सरेया, मेवागिरी, बहती, इतना गांव है जी मेरे वार्ड का। एक एक मतलब मऊजा की मैं जी गिना दिया हूँ आपको। इतने गांव हैं मेरे वार्ड नंबर 3 पे। और अगर नेता जमीन पे है, धरातल पे है, तो न उसको राजनीतिक कोई रुकावट रोक सकती है, और न सरकारी रोक सकती है, और न प्रशासनिक रोक सकती है, और न आम पब्लिक रोकती है। और जब आप हवा में रहेंगे तो आपको अधिकारी भी रोक रोक देगा, आपको प्रशासन भी रोक देगा, और आपको आम जनता भी रोक देगी। क्योंकि आप उसको, उससे आप रूबरू नहीं है, आपको वो जानता नहीं है। बहुत नेता ऐसे हैं हमारे यहाँ। उठा लीजिए हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक को, वर्तमान विधायक से पूछ दीजिए कि बड़ियाडी गांव कहाँ पे है, परसुपुर, दिघाड़ा, हृदयपट्टी, विसा, अकारीपुर, रसूलपुर कहाँ है, पैदाइशपुर कहाँ है, तरकुलावा कहाँ है, धर्मपुर कहाँ है, टाड़ी कहाँ है, जरलावा कहाँ है, तिगरा कहाँ है, नहीं पता है। आप हमसे पूछिए, हम आपको बताते हैं। हमारे यहाँ का इंस्पेक्टर कहता है कि आप सूचना एक्सीडेंट होता है तो आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं, आप हमारी 100 डायल भी नहीं पहुंच पाती है। हमने कहा कि आप रोड रोड जाते हैं, हम गांव के बीच के रोडों से जाते हैं, हमको पता है कौन रास्ता कहाँ निकलेगा। तो आप जब तक 13 किलोमीटर जाते हैं, हम 5 किलोमीटर में दूरी तय कर लेते हैं। अपने जिला पंचायत सदस्य रहते हुए कोई एक बड़ा कार्य जो आपने किया हो, आप कैमरे पर आज बताना चाहें देखिए, अपने वार्ड के लिए? बहुत बड़ा काम वो है, जी बहुत बड़ा काम है। जब मैं जिला पंचायत सदस्य था तो हमारे यहाँ चचाई पार ग्राम सभा है, जी और चचाई पार ग्राम सभा में मौजा है कमलापुर तिवारी। उस गांव में चौहान बिरादरी के लोग और राजभर बिरादरी के लोग और कुछ यादव भी निवास करते हैं। उस वह गांव जो है मझवारा, मतलब घोसी विधानसभा को उसके बाद बॉर्डर है। और उधर से आने के बाद जब घोस मझवारा की तरफ से आएंगे तो उधर से भी उनको नहर है, और जब इधर से जब ये लोग परधा की तरफ से जाते हैं तब भी नहर है, ड्रेन है। जी जब हमारे यहाँ से नन्हे चौधरी जिला पंचायत थे तब मैं गांव में नहीं रहता था। तो नन्हे चौधरी जी उन लोगों से वादा किए थे कि हम पुल को बनवाएंगे, लेकिन किसी कारणवश पुल नहीं नहीं बन पाया। जब मैं चुनाव लड़ने गया तो वहां के लोगों का पहला था, मतलब पूर्व के लोगों को गाली भी दे रहे थे, और जो वर्तमान में आए थे उनको भी वही शब्द यूज कर रहे थे कि जब आए हैं और ये भी चले जाएंगे। तो मुझसे लोगों ने कहा कि इस पुल पे हमको, इस नहर पे हमको पुल चाहिए। और आपको मैं बताऊं, आज मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा दूंगा। उस पे उस पे जो है, उस पे चचरा का पुल बना के, चचरा का, चचरा जानते हैं ना, बांस का जी सर बना बना के, और उससे वो लोग जाते थे और बच्चे पढ़ने आते थे परदहा में, क्योंकि कमलापुर तिवारी में स्कूल नहीं है। तो ये लोग जो थे यहाँ परदहा आते थे, और परदहा जब आते थे तो एक बार की घटना, एक छोटा बच्चा था, स्कूल जा रहा था प्राइमरी पढ़ने, वो गिर गया, और गिरने के बाद पानी में डूब के एक्सपायर कर। एक्सपायर कर गया। बीमार हो जाती थी, चचरा का पुल नहीं रहता था। अगर बीमार हो जाती थी महिलाएं तो महिलाएं अपना साड़ी उतार के और नीचे का पहन करके कपड़ा, और नहर को पार करके तब इलाज के लिए जाती थी। लोग खटिया चारपाई पे लाद के ले जाते वो थे। पुल आपने बनवा दिया? मैं उस पुल की घटना बताता हूँ। वह पुल
जब मैं जिला पंचायत सदस्य था, मैं नहीं था, मेरी वाइफ थी अमृता सिंह। लेकिन कभी कभी प्रतिनिधि बन करके मौका मिलता था बोलने का सदन में। तो जनपद की सबसे बड़ी पंचायत है, और उस समय वर्तमान में आलोक जायसवाल। आलोक जायसवाल जी थे। और मेरा एक ही मुद्दा रहता था, जब भी उठता था, ये कमलापुर तिवारी श्रीलंका में बसा हुआ है, चारों तरफ से नहर से घिरा हुआ है, उसको एक पुल की बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है, और उस पुल को बनवाना जनहित में बहुत जरूरी है। तो हमारे चेयरमैन ने कहा कि पुल बनवाया जाए, लेकिन उस पुल की लागत थी 70 लाख। 70 लाख रुपए एक मुक्त एक जिला पंचायत के लिए बड़ी बात। तो मेरे चेयरमैन साहब ने कहा कि राठौर जी एक्सीएन से बात करिए, मैं दे दूंगा 70 लाख। जब एक्सीएन से बात होने लगी, एक्सीएन ने कहा कि वो पैसा हमको आप ट्रांसफर करेंगे तो हम बनवाएंगे, लेकिन जिला पंचायत में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि आप पैसा किसी को ट्रांसफर कर सकें, क्योंकि जिला पंचायत ही बनवाएगी। तो जिला पंचायत का एक बार आप कभी देखेंगे, जिक्र करेंगे, देवरिया में एक पुल बना था जिला पंचायत से, जो जो पुल बना और उसके बाद टूट गया था। तब से जिला पंचायत के पुल बनवाने की व्यवस्था, पुल बड़ा नहीं, पुलिया बनवा सकते हैं, लेकिन पुल आप नहीं बनवा, क्योंकि वो पुल 3 पाया का पुल है, बीच में 2 पाया और किनारे किनारे 2, माना 4 पाया। उसको मैं लगातार सदन में 5 साल उठाया और 5 साल में पुल नहीं बन पाया। ठीक, जब 5 साल बीत गया तो मनोज सिंह एससी थे बलिया, मनोज सिंह नाम था, क्या था, शायद कुछ नाम था, मैं उनसे मिलने गया उसके बाद। तो उन्होंने कहा कि आप लखनऊ चले जाइए, हेड ऑफिस, एक नंबर दिया हमको। मैं लखनऊ हेड ऑफिस गया। हेड ऑफिस जाने के बाद मैं जब पहुंचा वहां, तो एक मनोज वर्मा थे। तो मनोज वर्मा ने कहा, कहाँ घर हो तो है? भोजपुरी में। हम कहे हमारे मोहन वर्मा। कहे कि हमारे तो उधर मेमोरी क्या के बाद। हाँ, हम कहे तब तो हमारे घूमे का होगा। ऐसा भोजपुरी में हम लोग बात होने लगी। कहे अच्छा चलो देखा ले। फाइल गया, मैं देखा फाइल पड़ी थी। फाइल पड़ी थी, फाइल फाइल में मेरा पैड लगा हुआ था ऑलरेडी, किसी न विधायक का न किसी मंत्री का, एक जिला पंचायत का पैड वहां लग करके गया हुआ था। पुल वहां स्वीकृत होता है, और पुल स्वीकृत होने के बाद पुल आज भी पैड मेरे पास है। वो पैड, उस पे लिख के आता है पैड, जो बड़े अधिकारी हैं वहां से स्वीकृति जब होती है तो लिख के आता है कि तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य अमृता सिंह राठौर के लेटर पैड पे इस पुल की स्वीकृति दी जाती है। वह पुल की कहानी थोड़ी सी और है उसमें। पुल जब स्वीकृत हो गया, जब पुल बनने आया, तो कुछ कथाकथित लोग हैं जो ये कहने लगे कि मंत्री जी बनवाए हैं, दारा सिंह चौहान तो रामविलास चौहान। हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, कोई पैड वैड होगा ना, बनवाए होंगे तो कोई पैड होगा। तो वह पुल क्या किए लोग कि जहां प्रस्तावित था वहां न करके दूसरी जगह खुदवा दिए। और मैं लखनऊ था, मुझको एक पारस चौहान है, चाचा बुजुर्ग हैं, फोन के लिए कहे कि अरे राठौर बाबू पुलवा तो कहीं और खनाए लागल, और वो गिट्टी बिछा दिए सब नहर में खन के। मैं वहां से बता रहा हूँ आपको कि जो मेहनत किया रहता है, जब बात आती है तो मैं पागल हो गया। मैं वहां लोअर टी शर्ट पे था, मैं जाके मऊ से बस पकड़ लिया, और बस पकड़ के मैं चला सीधा मऊ। मऊ आया, मैं इन लोगों से फोन किया घर से, मैं गाड़ी लेके तुम लोग मऊ आओ, मैं आ रहा हूँ। मैं एक्सीएन थे मनोज सिंह, लेकिन इसमें एक पाल जी एक्सीएन थे, वही बेचारे बड़ी मेहनत किए थे इस पुल को हमारे स्वीकृत कराने में। लेकिन मनोज सिंह आ गए थे। मैं पहुंचा, मनोज सिंह क्या, मनोज सिंह क्या जानते हैं अभी पुल के बारे में, जानते नहीं। हमने जो है उनको तुरंत टाइट करना शुरू किया। हमें कैसे पुल तुम वहां खनवा दी, मेरी यही भाषा थी, कैसे खनवा दिए हो, चलो तुमको वहीं बताते हैं, गांव वालों को बुलवा रहा हूँ। जब चापना शुरू किए तो जो है तुरंत एक्सीएन साहब फोन किए एसडीओ योगेंद्र यादव को। एसडीओ साहब से कहे कि अरे पुल कहाँ बन रहा है, कहाँ स्वीकृत है। जब योगेंद्र जी, जब मेरा नाम सुने तो योगेंद्र जी की सांस फूलने लगी कि अरे यार, मैं ही डायग्राम बनाया, 1000 बार राठौर जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया है, और पुल तुरंत वहां से मऊ से भाग के आए। फिर उसको मट्टी को गिराया गया, गिट्टी निकाली गई, फिर जाकर के वहां पुल बनना शुरू हुआ। आज आपके आशीर्वाद से वह पुल जो है बन के तैयार है,
और मैं धन्यवाद करूंगा रामविलास चौहान जी का कि उन्होंने उस पुल को जोड़ते उस चौहान बस्ती तक इन्होंने पिच स्वीकृत कराया। आज वो इतना बड़ा काम है कि एक विधायक नहीं उतना बड़ा पुल मतलब बनवाते हैं विधायक, लेकिन एक जिला पंचायत की हैसियत नहीं है कि बनवा सके। वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। आगे अखिलेश सिंह राठौर जी का रणनीति क्या है? जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा? देखिए सबसे बड़ी चीज तो है कि हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, और पार्टी के वर्कर होने के नाते जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उन्हीं के निर्देश के अनुरूप में हम लोग आगे काम करने का काम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है चुनाव आ रहा है पंचायत का, और हम लोग पंचायत चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव लड़ने के बाद जब पार्टी में हम लोग भी दावेदारी करेंगे, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ा जाएगा। व्यक्तिगत इच्छा क्या है? देखिए व्यक्तिगत इच्छा विधानसभा लड़ने की है, और हम विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से पूरे मधुबन विधानसभा के कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में मेरे संबंध मेरे लोग न हो, मैं उनसे परिचित न हो, ऐसा कोई गांव नहीं है। आपके वॉलपेपर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगी है जी आपके साथ। जी ऐसे में प्रश्न भी मेरा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। जी। ये है कि अखिलेश सिंह राठौर जी अखिलेश यादव जी से मिले हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं कई बार मिला हूँ। जी। मैं एक बार नहीं, मैं दसों बार उनसे मिला हूँ, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत प्रभावित हूँ। लोग कहते हैं, तमाम लोग ऐसी बातें करते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बार मिल लेता है वो उनका हो जाता है। तो अखिलेश सिंह राठौर जी ने अपना प्रस्ताव रखा है उनके समक्ष मैंने कि विधानसभा लड़ना है? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात रखी है। जी। उन्होंने कहा जाओ, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना होता है कि जाओ तैयारी करो, जी। जाओ तैयारी करो भैया। जैसे आप कहें कि विधानसभा भैया मधुबन, जाओ जाओ तैयारी करो, जो होगा उस जो जिस लायक होगा उसको ऐसा सम्मान दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ऐसे हैं कि अपने हर एक वर्कर की परेशानी को समझते हैं, और ऐसा नेता जो दूरदर्शी सोच का, वो अखिलेश यादव है, और कोई नेता नहीं है जो दूरदर्शी, जो कार्यकर्ताओं के बारे में इतना सोचता हो और दूरदर्शी सोच रखता हो। अखिलेश यादव की देन है कि जो भी टेक्नोलॉजी जो भी व्यवस्था इस तरह की है जो विदेशों से आई, वो अखिलेश यादव की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में है। 2027 में कितनी सीटें संभावित लगती है आपको कि आपकी पार्टी की आएगी? देखिए 2027 में संस्कार जी, मैं बता देना चाहता हूं कि 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। सीटों का तो मैं आपको आंकड़ा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो रुझान है, जो लोगों का जो रुझान है, जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, उसके हिसाब से प्रचंड बहुमत आएगा, प्रचंड बहुमत आएगा। और उसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिएगा, फिर मैं आपके साथ बैठूंगा और मैं आपको यही बता रहा हूं कि प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। वर्तमान में मऊ जिले में कोई एक बड़ी समस्या जो आप जनप्रतिनिधि होते तो उसको तुरंत करते? सही। देखिए मऊ जनपद में समस्याओं का तो अंबार है। समस्या मत पूछिए कितनी समस्या है, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। सबसे मुख्य समस्या जो है, इस जो हमारा देवरांचल है, हमारे देवरांचल के लिए जो मुख्य सबसे मैं पहले प्राथमिकता जो रखूंगा, अगर कुछ सम्मानित जगह कहीं मिली हुआ, तो हम अपने देवरांचल के लोगों को, जो हमारे देवारे में जो निवास करते हैं, मैं उनके लिए एक चीनी मिल का निर्माण कराने का काम करूंगा, जिससे मधुबन कि विधानसभा। मधुबन विधानसभा में, जिससे कि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। मैं आपको बता रहा हूं ना कि अब मैं ऐसे नेता का नाम लेने जा रहा हूं, जो नेता सोए रहते थे, वो घोसी के नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे तो चीनी मिल बंद नहीं होती थी। आप भी इसको जी। प्रमाण है। अगर यही सुधाकर सिंह जिंदा होते तो चीनी मिल किसी की हैसियत नहीं थी कि चीनी मिल बंद हो जाती। आपने सुधाकर सिंह जी का जिक्र किया जिनका दुखद निधन हो गया। जी। ऐसे में आपको क्या लगता है वहां उपचुनाव होगा? उपचुनाव होगा, उपचुनाव अप्रैल में होगा, और चुनाव होगा और पूर्ण बहुमत से चुनाव हम लोग जीतेंगे। प्रत्याशी कौन होगा? सुजीत सिंह, डॉक्टर सुजीत सिंह वहां के प्रत्याशी हैं, और सुजीत सिंह बम्पर वोटों से वहां चुनाव जीतेंगे। ये आधिकारिक घोषणा है सुजीत सिंह जी का? सुजीत सिंह की आधिकारिक घोषणा है। अखिलेश जी, शिवपाल जी, सारे लोगों ने घोषणा कर दिया है, डॉक्टर सुजीत सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, जी। और जीतेंगे भी? जीतेंगे।
लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सभी के लिए अखिलेश सिंह राठौर जी का प्यारा संदेश क्या कुछ है? देखिए, जो हमारे देश की जी जो मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार साथी हैं, वो हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। और उन्हीं की वजह से जो लोकतंत्र में जो पारदर्शिता आती है, वो उसके बहुत बहुत एक कहा जाता है एक पहलू पूरक पूरक हैं। उन्हीं की वजह से जो है सच सामने आता है। तो मैं जितने भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और जितने उस विद्यालय के प्रोफेसर और तमाम लोग हैं, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी नौजवान साथी हैं इस शिक्षा को प्राप्त करें, और प्राप्त करने के बाद जिस तरह से हमारे पास आज मेरे मित्र चाहे भाई के संस्कार भाई आए हुए हैं, उसी तरह से आप लोग भी जाइए और जाकर के सच को सामने लाइए और सच का पर्दाफाश करिए। और सभी भाइयों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जब राजनीतिक व्यक्ति, एक आपसे सवाल अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा हमारी और आपकी हो रही थी पारिवारिक, अगर राजनीतिक व्यक्ति अगर जमीन से जुड़ा हुआ है तो वह अपने परिवार को कभी खुश नहीं कर पाता। मैंने बड़ी आपसे कहा, बात आप कह रहे हैं। परिवार को कभी खुश नहीं कर पाता है। मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं, मैं चंद्रशेखर जी की बात करूं, हम लोग सुनते थे जी कि राजनीति के चक्कर में कभी परिवार को नहीं देख पाते थे। और परिवार कभी संतुष्ट इसलिए नहीं हो पाता है राजनीतिक व्यक्ति का कि हम जैसे राजनीतिक व्यक्ति जो सुबह निकलता है 10 बजे और रात को 12 बजे आता है, और 12 बजे आने के बाद फिर सुबह 6 बजे जनता की लाइन लगी रहती है। नहीं तो 12 बजे भी 1 बजे फोन आ गया कि बड़े करीबी लोगों का चाहे दोस्त का कि अरे भाई ऐसी बात हो गई, तो 12 बजे के बाद भी हम लोग को जाना पड़ता है। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं इसीलिए आपको इस चीज को मैं आपके पास से बताना चाहा हूँ कि राजनीतिक जो जमीन पे राजनीति करेगा, जैसे लोग जनता चाहती है कि सुधाकर सिंह नेता थे, कल्पनाथ राय नेता थे, राजकुमार राय नेता थे, रामसुंदर पांडे नेता, तो वो नेता थे और आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन वो लोग धरातल पे थे, उनकी राजनीति धरातल पे थी। वह जन जन को पहचानते थे, जन जन को जानते थे, और लोगों के बीच में ही उनका जीवन यापन होता था। लोग बढ़ाते थे, लोग रुपया देते थे, चंदा देते थे कि नेता बनेगा तो आगे बढ़ेगा। आज अभी मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, परिवार की बात अभी आए। परिवार, मेरी स्थिति ये हो गई थी, मेरा परिवार यहीं रहता था जब मैं राजनीति करता था, शुरू किया था, तो स्थिति ये थी कि लगता था कि अब हम लोगों का मतलब दूरी बन जाएगी। जी लेकिन उसी में मैनेज करता था और मैं चलता था उसको मैनेज करके। लेकिन जब लगा कि अब स्थिति बहुत खराब हो जाएगी तो मैंने अपने परिवार को लखनऊ शिफ्ट किया, और बच्चों की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा के लिए मैंने उनको लखनऊ रखा। उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो कैमरे के सामने नहीं जी कही जा सकती। जब परिवार को मैं लखनऊ रख दिया, तो यहाँ पे मैं राजनीति अपनी जो है ये सुचारू रूप से, एक समझ लीजिए आश्रम है, ये जो आपको दिख रहा है कमरा ना, ये मेरा आश्रम है। मैं इसी में रहता हूँ, और वहाँ लैट्रिन बाथरूम वहाँ रहता हूँ, मेरे साथ के लड़के उसमें रहते हैं, हम लोग इतने में रह जाते हैं। मेरा घर बगल में, मैं कई साल हो गए मैं घर में नहीं गया हूँ, कई साल हो गए मैं घर में नहीं गया हूँ। मेरी माँ है, माँ को देखने केवल जाता हूँ। माँ मेरी अगर कहीं उस, क्योंकि मेरी माँ को हवा मान जी तो पैरालिसिस हो गया है, तो ओके उनको थोड़ा देखना पड़ता है, तो उनके लिए मैं जाता हूँ। नहीं तो वो आ जाती हैं सुबह, यहाँ आ जाती है तो अपना बैठी रहती हैं। तो परिवार को लखनऊ रखा, और लखनऊ रखने का मेन कारण यही था कि उनके साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ जब लखनऊ जाते हैं तो थोड़ा 2 दिन ही रहता हूँ, तो पूरा टाइम उनको देने का मौका मिलता है, और वहाँ टाइम उनके साथ स्पेंड हो, उतने में वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और हम मेरे साथ भी रह करके 1 घंटे मेरे पास नहीं रह पाते थे। तो ऐसे में आप उन लोगों को भी कुछ सलाह देंगे जो साथ रख करके अगर समस्याओं का देखिए, मैंने क्या कहा,
मैं वहाँ सलाह उनको कहूंगा ना कि मैं क्या कहा कि जो जमीन पे राजनीति करेगा उसकी बात करिएगा, जो जिनको पार्ट टाइम राजनीति करना है उनकी बात मैं नहीं कर सकता। आप देखते हो कि 95% लोग पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया की भी राजनीति हाँ, करते हैं। सोशल मीडिया कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल चुनाव लड़ने आते जी। हैं तो राजनीति करते हैं। तो हम संस्कार जी आपके दोहरी घाट से लेकर के, और चाहे वो कटिहारी हो, चाहे सरबसपुर हो, चाहे नई बाजार हो, चौथी मील हो, थानीदास हो, जहाँ भी आप देखते हैं कि मेरी निरंतरता बनी रहती है। और निरंतरता बनने का बस एक ही कारण है कि हम लोग छात्र राजनीति से आए हुए हैं, और जो भी छात्र राजनीति से आएगा वह इस संघर्ष को जानता है कि संघर्ष के बदौलत कुछ भी हासिल हो सकता है। आज यह स्थिति जरूर है कि मैं कुछ भी नहीं, आप कहेंगे कि आप कैसे चलते हैं इतना, मेरे पे सवाल उठते हैं, जी। नेता सवाल उठाते हैं कि राठौर जी इतना चलते कैसे हैं, कहाँ से तेल लाते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं। तो ये मैं आपको एक ऑन कैमरा में दावा कर रहा हूँ कि जो जमीन पे चलेगा उसको तेल भी मिलेगा, उसको पैसा भी मिलेगा, लेकिन उस लायक बनना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं 365 दिन होते हैं, जी। 300 दिन मैं बाहर खाना खाता हूँ, घर नहीं कभी खाना खाता हूँ। मेरी डायरी उठा लेंगे, 365 दिन निमंत्रण रहता है। केवल लोगों का प्यार, लोगों का जुड़ाव, ये ऐसा है कि हमको दूसरी जगह दूसरा काम करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं खेत देखा नहीं हूँ आज तक, मतलब खेत बगल में ही है, जब बचपन में देखा, लेकिन जब से राजनीति कर रहा हूँ मैं खेत में नहीं गया। तो परिवार के लोग कुछ नहीं कहते हैं? परिवार के लोग, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी खुद राजनीतिक व्यक्ति हो, जानते हैं। मैं रात को आता हूँ तो जरूर एक बार इतना कहेंगे, आ गई ल। 12 बजे भी आ गए तो 12 बजे कहेंगे आ गई ल ना, गड़िया कहाँ बा? अगर गाड़ी भाई दो नहीं मेरे साथ आई तो उठ जाएंगे, कहेंगे अरे गड़िया कहाँ गई। तो ड्राइवर मेरा भाई, बहुत रात हो जाती है, ड्राइवर कहता हूँ गाड़ी से चले जाओ, टू व्हीलर से मत जाओ, तो उसको मैं गाड़ी दे देता हूँ, गाड़ी से चला जाता है। और अगर जमीन पे आदमी है, धरातल पे राजनीति कर रहा है, तो उसको यही जनता अपने सर पे बैठा कर रखती है। और सर पर बैठाने का मतलब ये है कि ये धन धान्य सारी व्यवस्था वही जनता करती है और आप चलते हैं। सर, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संस्कार जी। आप आए और आप आकर के हमको अपना इतना कीमती समय देने का काम सर, किए, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो यही कार्य नहीं ही है कि ठीक है, आपका जनप्रतिनिधियों से कार्य सवाल जवाब होता रहे। है, लेकिन आप उतनी दूर से आए, जी। इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद आपका। और आपसे कहना ये है, ऐसा और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्र जी को। धन्यवाद।